अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटिफायर्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मान के चलना लगभग हर बार आपको गेट में क्वेश्चन मिलेगा और आप अपने आप को लकी मान सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन गेट में आया तो ठीक है, क्योंकि ये इतना टॉपिक बहुत सिंपल है। बस मैं आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस बताऊंगा, कुछ मेथड्स दूंगा आपको और उनको लगा करके आप बहुत आराम से बहुत इजीली एग्जाम में आंसर निकाल सकते हैं। गलती के चांसेस इसमें ना के बराबर होते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है टॉपिक, ज्यादा टफ नहीं है, बट क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस क्यों आए हैं, क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है, बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली और सबसे बेसिक प्रॉपर्टी तो आई थिंक आपको समझ में आ ही रही होगी, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स, है ना। ये चीज तो ट्रू होती है, मैं आपको काफी बार प्रूव भी कर चुका हूं। और इनफैक्ट मैंने आपको एक सिंपल सी बात समझा रखी है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी होगी उससे वीक प्रॉपर्टी हम लोग इंप्लाई कर सकते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग इंप्लाइज वीक जरूर होगा, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग ट्रू होगा तो वीक को तो ट्रू होना ही पड़ेगा, है ना। जब फॉर ऑल एक्स पी एक्स ट्रू है तो देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स को ट्रू होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फॉर ऑल एक्स पी एक्स कहेगा हर एक एक्स के लिए ट्रू है ना, क्योंकि जो भी एक्स का डोमेन होगा हम क्या कहेंगे, डोमेन में जितनी भी वैल्यूज हैं हर एक एक्स के लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू कर रही है, या यू कैन से ये फंक्शन है ना, प्रोपोजिशन फंक्शन, तो ये किस्म से ट्रू हो रहा है। और ये क्या कहेगा, किसी एक के लिए ट्रू हो जाए हमारा काम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर हर एक के लिए ट्रू है तो किसी एक के लिए तो ट्रू होगा ही होगा, है ना। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक्सेप्शन थी, मैंने आपको बताया था कि डोमेन जो है, डोमेन मस्ट नॉट बी इक्वल टू 5, क्योंकि एम्प्टी डोमेन में फिर फॉर ऑल ट्रू होता था बट देयर एग्जिस्ट फॉल्स होता था, है ना। वो सब चीजें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, मैं प्लीज उन सब चीजों को रिपीट नहीं करता। तो ये हमारी बिल्कुल सिंपल और पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे अब हम लोग आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई पी एक्स वाई दैट इज इक्विवेलेंट टू। अच्छा, ये तो ध्यान रखना भाई, वन वे है, देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स डज नॉट इंप्लाई फॉर ऑल एक्स पी एक्स, है ना। ये चीज मैं बता चुका हूं पहले भी काफी बारी। ये टू वे है, इसलिए मैं डबल इंप्लीकेशन के साथ लिख रहा हूं या इक्विवेलेंस बोल रहा हूं। फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई पी एक्स वाई दैट इज इक्वल टू फॉर ऑल वाई फॉर ऑल एक्स पी एक्स वाई। ठीक है, तो पी एक्स वाई भी कोई फंक्शन होगा हमारे पास, है ना, कोई भी प्रोपोजिशन फंक्शन होगा, एक्स और वाई उसमें वेरिएबल्स होंगे। तो जो भी फंक्शन है, हम क्या कह रहे हैं, फॉर एवरी पेयर ऑफ एक्स एंड वाई दिस फंक्शन इज ट्रू या दिस प्रेडिकेट इज ट्रू। सिमिलरली यहां पे भी क्या कह रहे हैं भाई, फॉर एवरी पेयर एक्स एंड वाई दिस फंक्शन इज या दिस प्रोपोजिशन इज ट्रू, है ना, प्रोपोजिशन फंक्शन इज ट्रू। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये दोनों इक्विवेलेंट है ना। तो मतलब इनको फ्लिप करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, नेक्स्ट, देयर एग्जिस्ट एक्स there exists y pxy that is equivalent to there exists x, sorry, there exists y there exists x pxy। ठीक है, तो वही बात है, हमारे पास कोई प्रोपोजिशन फंक्शन गिवन है, दो वेरिएबल्स का पी एक्स वाई। अब सिंपली इसको मैं प्रेडिकेट भी बोल सकता हूं कि हम क्या कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, मतलब एटलीस्ट वन पेयर, किसी एक पेयर के लिए ये प्रेडिकेट हमारे पास ट्रू हो रहा है। यहाँ पे भी मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ, किसी एक पेयर के लिए ट्रू हो रहा है ना। एक्स और वाई का डोमेन हमें नहीं पता, जो भी डोमेन होगा हम देख सकते हैं। बस हमारा बेसिक मतलब यहाँ पे क्या कहने का है कि कम से कम एक पेयर तो मिले जिसके लिए ये प्रेडिकेट हमारा ट्रू हो रहा हो या प्रोपोजिशन फंक्शन ट्रू हो रहा हो। और यहाँ पे भी हम ये चीज कहना चाह रहे हैं कि किसी कोई एक पेयर तो मिले जिसके लिए ये प्रोपोजिशन फंक्शन या प्रेडिकेट ट्रू हो। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आई थिंक मेरे को उसको ज्यादा एक्सप्लेन करना भी नहीं चाहिए, ये दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी भाई इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखना है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी इसको प्रूव किया था कि देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई पी एक्स वाई इंप्लाइज फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स वाई। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखना, काफी बारी एग्जाम में पुट भी हो रखी है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद आ रहा होगा, मैंने जब आपको नेस्टेड क्वांटिफायर्स का टॉपिक पढ़ाया था, आप प्लीज मेरे नेस्टेड क्वांटिफायर्स का वीडियो देखो, उसमें मैंने ये सब चीजें बहुत अच्छे से और बहुत आराम से एक्सप्लेन करी थी कि देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई पी एक्स वाई का मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट बाहर है, फॉर ऑल वाई अंदर है। इसका मतलब क्या होगा, हम लोग देयर एग्जिस्ट की टर्म्स में फॉर ऑल को सॉल्व करते थे। सॉल्व करने के बाद हम लोग देते थे कि जो भी हमारे पास वैल्यू आए, मतलब जो भी हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी, दैट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, है ना। तो x मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ वाई। इंडिपेंडेंट ऑफ वाई मतलब इन द सेंस हम क्या कहेंगे कि x मस्ट बी कांस्टेंट, है ना। हम इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं, x मस्ट बी कांस्टेंट एंड इट मस्ट बी इन द डोमेन, एंड इट मस्ट बी इन द डोमेन। ठीक है, डोमेन में होना चाहिए, वो डोमेन से बाहर नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिखाए थे,
आप प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन नेस्टेड क्वांटिफायर्स, ये भी आप वीडियो देखो मेरा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन सब कुछ किया हुआ है। बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ये वीडियो को मैं अच्छे से मतलब कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, एक ही वीडियो में सारा कुछ डालना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ये सब चीजें बोल रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मेरे को बोलने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं ये सब चीजें पहले काफी बार आपको बता चुका हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे इसका क्या मतलब होता था कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता एक्स डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, हम सिंपली ये कहेंगे कि एक्स मस्ट बी इन डोमेन ऑफ, एक्स मस्ट बी इन द डोमेन, बस एक्स मस्ट बी इन द डोमेन, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा मैंने ये चीज आपको दिखाई थी, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है ना, ये हमारा प्रेडिकेट है, या यू कैन से प्रोपोजिशन फंक्शन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो उसके लिए ये चीज ट्रू हो जाती है, फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट x, है ना, मतलब हर एक y के लिए कम से कम एक x तो मिल रहा था, जिससे हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 निकाल पा रहे थे, है ना। और ये क्या कहता है, कम से कम एक x मिले हर एक y के लिए, तो ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाता है ना, हर एक y के लिए एक x मिले, तो ऑब्वियसली ये चीज तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। एक x मिले हर एक y के लिए, इसका मतलब क्या होगा, x हमारा कांस्टेंट है, y हमारा सारा घूमता रहेगा, और अब मतलब सारे के सारे अगर हम इंटीजर डोमेन मानते हैं तो सारे इंटीजर लेके चल लूं और आंसर 10 आ जाए। ऐसा कोई इंटीजर मेरे को बताओ जिसके साथ में दुनिया जहान के सारे इंटीजर्स ऐड कर लो और आंसर मेरे पास 10 आ जाए, दैट इज इम्पॉसिबल। इसलिए ये चीज फॉल्स थी, बट ये चीज ट्रू थी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या कह रहा है भाई, फॉर ऑल वाई देयर इज x, मतलब हर एक y के लिए कम से कम एक x मिलता रहे, बिल्कुल आराम से मिलता रहेगा भाई। आप कोई भी इंटीजर मान लो, उसके साथ कोई एक इंटीजर आप ऐसा ढूंढ के जरूर ले आओगे जिसको आप ऐड करके आंसर 10 में 10 ले आओगे, है ना। जैसे आप y की वैल्यू 100 मान लो, तो मैं क्या कहूंगा, x की वैल्यू आप -90 मान लो, तो आपके पास 10 आ जाएगा, एंड सो ऑन, मतलब y की वैल्यू कोई भी मान सकते हो, कोई भी इंटीजर उठा लो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कम से कम एक इंटीजर ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसको ऐड कर सके आपके पास 10 आ जाए। इसलिए ये चीज ट्रू है, बट ये चीज फॉल्स है, ठीक है, फॉर दिस इक्वेशन, या यू कैन से फॉर दिस प्रेडिकेट फंक्शन, ठीक। आई थिंक आपको क्लियर होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये प्रोपोजिशन फंक्शन के लिए ये चीज ट्रू है। ओके चलो ठीक है, मैं बहुत ज्यादा नहीं खींचता, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मैं पहले आपको काफी चीज बता चुका हूँ, ठीक है। अगर फिर भी आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज मेरा वीडियो देखो, ये नेस्टेड क्वांटिफायर्स का, नेस्टेड क्वांटिफायर्स का वीडियो आपको देखना पड़ेगा, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन नेस्टेड क्वांटिफायर्स, ठीक है। ये दोनों वीडियोस देखो, आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी मैं ये सब कैसे कह पा रहा हूँ, ठीक। ओके चलो ठीक है, तो वही बात है ना, स्ट्रॉन्ग इंप्लाइज वीक, तो ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, इसलिए हम इस चीज को कह पा रहे हैं, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा भाई, क्योंकि ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो और सिंपल भाषा में बोलूं तो सिंपली मैं इतना कह सकता हूं आपको, ये चीज ट्रू इसलिए है क्योंकि ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता, ठीक है। देखो दोनों ही फॉल्स हो दिस इज पॉसिबल, दोनों ही ट्रू हो दिस इज पॉसिबल, ये फॉल्स हो ये ट्रू हो दिस इज पॉसिबल, बट ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मैं क्या कहूंगा कि दिस एंटायर फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, यू कैन से टोटोलॉजी है ये, ठीक। ओके अच्छा, आपको अगर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो मैं फिर भी बता देता हूँ, नेस्टेड क्वांटिफायर्स की वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर ये दोनों ही चीजें फॉल्स हैं, मतलब ऐसा एग्जांपल मैंने आपको दिया था, याद आ रहा है, जैसे हमने डोमेन मान लिया था, डोमेन था 1 2 और 3, है ना, डोमेन वाज 1 2 3, और हमने इक्वेशन बनाई थी या पी एक्स वाई वॉज एक्स इज ग्रेटर देन वाई, है ना, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, मैं प्रूव नहीं करूंगा प्लीज, आप अपने आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ही चीजें फॉल्स थी, फॉर ऑल एक्स सॉरी देयर एग्जिस्ट एक्स, फॉर ऑल वाई पी एक्स वाई, पी एक्स वाई क्या है भी, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है। आप यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं, ये दो ये मतलब इस प्रोपोजिशन फंक्शन के लिए ये दोनों ही फॉल्स है ना, ये ही दोनों फॉल्स हैं। अच्छा उसके बाद अगर हम ये मानते हैं पी एक्स वाई एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, तो ये दोनों के दोनों ट्रू आ रहे थे, ठीक है। आप प्लीज चेक कर सकते हैं मेरे वीडियो के अंदर, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा एक फॉल्स हो एक ट्रू हो, मतलब ये चीज फॉल्स हो ये चीज ट्रू हो, ये चीज तो मैंने अभी आपको दिखाई दिया था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, है ना। हम ये इक्वेशन को अगर हम देखें, डोमेन अपना इंटीजर्स मान लें, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो ये चीज फॉल्स आती है बट ये चीज ट्रू आ जाती है, बट ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो दिस इज नेवर पॉसिबल, ठीक। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है, इसको मैं और ज्यादा नहीं खींचता, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज, इसको अच्छे से माइंड में रखना है। अच्छा अब इन्हीं प्रॉपर्टी से ना मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज निकाल सकता हूँ, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, और एक बहुत अच्छे वे से मैं आपको रिप्रेजेंट करा के दिखाता हूँ, ठीक है। इन्हीं तीनों प्रॉपर्टी से मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज निकाल सकता हूँ, मैं वो आपको दिखाता हूँ अभी। देखो हम एक ऑक्टागन बनाएंगे, ठीक है, वी विल मेक एन ऑक्टागन, ठीक है। अच्छा अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई दैट इज इक्विवेलेंट टू फॉर ऑल वाई फॉर ऑल एक्स, ठीक है। हमने अभी देखा है फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई दैट इज इक्विवेलेंट टू फॉर ऑल वाई फॉर ऑल एक्स। अच्छा जी, फॉर ऑल वाई फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई
को हम लोग मतलब एक इससे क्या इंप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कह रहे हर एक पेयर के लिए हो, तो हम ऐसे कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई। ठीक है, अगर फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई ट्रू होगा तो देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई तो 100% ट्रू होगा ही होगा। आप देखो प्रूव कर सकते हैं, बट वही बात है, मैं प्रूफ में ज्यादा घुसता नहीं हूं, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं भाई देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई। आप ऐसे सोच लो, बस कैंसिलेशन होती नहीं है, मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूं। फॉर ऑल वाई तो मैच कर रहा है ना, तो आपको सिंपली बस ये देखना था देयर फॉर ऑल एक्स से देयर एग्जिस्ट एक्स करता है कि नहीं करता। हाँ जी, हमने पहली प्रॉपर्टी ये देखी करता है, तो बस ठीक है, यहां से यहां आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर हम एक प्रॉपर्टी और बना सकते हैं। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहेंगे भाई, फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स। ठीक है, ये हमने अभी देखी है ना, ये रही वो प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई से हम फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स निकाल सकते हैं, तो हमने यहाँ पे वो लिख दी। ठीक, अच्छा, अब यहां से अब इससे हम लोग और क्या लेके आ सकते हैं, इससे देखो हम लोग और क्या लेके आएंगे, एक्चुअली मेरे को नीचे बनाना चाहिए था भाई, ऐसे। ठीक है, हाँ अब ठीक बनेगा। वही है ना, मेरी ड्राइंग बहुत ही ज्यादा गंदी है, तो मैं अच्छे से लिख नहीं पाता हूँ एक्चुअली। हाँ ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट वाई देयर एग्जिस्ट एक्स। ठीक है, देखो ये चीज मैं बड़े आराम से लेके आ सकता हूँ, कैसे, वही चीज है, आप यहाँ पे करके देख लो। फॉर ऑल वाई, बहुत सिंपल सी बात है भाई, फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स से आप इंप्लाई कर सकते हैं देयर एग्जिस्ट वाई देयर एग्जिस्ट वाई देयर एग्जिस्ट एक्स। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो एक्स एक्स आप ऐसे सोच सकते हैं कैंसिल हो गए, तो फॉर ऑल वाई से देयर एग्जिस्ट वाई तो हम पहली प्रॉपर्टी से बोल ही चुके हैं, तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ से यहाँ ये आ सकता है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी मैं इधर अच्छे से लिखता हूँ, देयर एग्जिस्ट वाई देयर एग्जिस्ट एक्स, ये प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट निकलेगी, आई थिंक आप समझ गए होंगे किसके, देयर एग्जिस्ट एक्स देयर एग्जिस्ट वाई से। ठीक है, इनको हम फ्लिप कर सकते हैं, मैं आपको अभी पहले प्रूव कर चुका हूँ, ये रही वो प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो स्टेप बाय स्टेप में थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, अब यहाँ से बस यही चीज इसी को हम यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे, मतलब इसी टाइप से कुछ कुछ भरने की कोशिश करेंगे। फॉर ऑल वाई फॉर ऑल एक्स से हम क्या ला सकते हैं भाई, देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स, समझ गए ना, फॉर ऑल एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर ऑल से देयर एग्जिस्ट आराम से निकल के आ सकता है। अच्छा जी, अब यहाँ से फिर मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहां से फिर मैं वही बात इनको फ्लिप करके लिख लूंगा, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई। ठीक, अच्छा जी, अब यहां से हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, है ना, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई से, तो देयर एग्जिस्ट वाई किस्म से कैंसिल, फॉर ऑल एक्स से देयर एग्जिस्ट एक्स पे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये ऑक्टागन बन गया ना। अब मैं आपको बताऊं कितने क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। देखो ऑक्टागन मतलब 8 इसके पास वर्टिसेस हैं, तो टोटल हमने 8 फॉर्मूलेज लिखे हैं। अब 8 फार्मूलेज हैं, तो 8 में से कोई भी 2 पिक कर लो, 8C2, थोड़ा कॉम्बिनेटोरिक्स में जा रहा हूं, तो नहीं आता तो प्लीज कोशिश करो, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, बहुत बेसिक सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। 8C2 का मतलब क्या होता है, 8 में से कोई भी 2 पिक कर लो, है ना, मैं इनमें से कोई भी 2 पिक कर सकता हूँ, और मैं बोल सकता हूँ कि कौन किसको इंप्लाई कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये पिक कर लेता हूँ, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई, और इससे इंप्लाई करवाता हूँ ये इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट वाई देयर एग्जिस्ट एक्स। हाँ जी, क्या ये चीज ट्रू है या नहीं है, हमें इस चीज को चेक करना है। तो देखो मैं बड़े आराम से इसी के थ्रू चेक करवा दूंगा। मैं क्या बोलूंगा भाई, देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई से एक इनडायरेक्टली पाथ जा रहा है ना देयर एग्जिस्ट वाई देयर एग्जिस्ट एक्स पे, हाँ जी, तो ये प्रॉपर्टी ट्रू है। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको फ्लिप करके भी आपसे पूछ सकता था, क्या, कि देयर एग्जिस्ट वाई देयर एग्जिस्ट एक्स इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई, क्या ये चीज ट्रू है। तो हम देखेंगे क्या यहां से यहां कोई पाथ जा रहा है भाई, देखो भाई इधर से इधर तो आ जाओगे, लेकिन ऊपर चढ़ के इधर आने का कोई पाथ नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, देख रहे हो हम कितनी जल्दी कर पा रहे हैं ऑक्टागन के थ्रू। तो देख रहे हो कोई भी 2 पिक कर सकते हो आप, 8C2 वेज से आप कोई भी 2 फॉर्मूले पिक कर सकते हो, और उसको भी आगे 2 वेज से क्वेश्चन बन सकते हैं। देख रहे हो, एक सीधा और एक उल्टा करके फ्लिप करके, तो आप समझ रहे हो 8C2 इंटू 2 दैट मींस 8 इंटू 7 56 क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। देख रहे हो कितनी वैरायटी है, इसलिए मैं आपको कह रहा था इसमें बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, जहां वैरायटी वहां पे गेट में क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसमें से कोई ना कोई तो आपके पास आ सकता है। अच्छा, अब एक बात मैं आपको और बताता हूं, अगर आपको ये ऑक्टागन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है समझने में, तो आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में, जैसे मैंने अभी आपको कैंसिल कर करके दिखाया था, आप 1 सेकंड में पता लगा सकते हैं कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा। तो मैं आपको दिखाता हूं, देखो अब आपने ऑक्टागन, ऐसा तो है नहीं ना कि आप गेट में जाके ऑक्टागन बनाने की कोशिश करेंगे और शायद वहां पे आपको कंफ्यूजन भी आ सकती है। तो बिना ऑक्टागन के देखो मैं आपको कैसे प्रूव करवाता हूं। ये देखो भाई, ये वाला पहले हम इस फॉर्मूले को देखते हैं, ये ट्रू क्यों है। देखो देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट वाई देयर एग्जिस्ट एक्स, ऐसा है ना। तो आप पहले इसको देखो, देखो इनको तो मैं फ्लिप कर नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है भाई, क्योंकि देयर एग्जिस्ट है, ये फॉर ऑल है, ये तो फिर मीनिंग हमारा चेंज हो जाता है, बट इनको हम आराम से फ्लिप कर सकते हैं, है ना।
तो हम इनको फ्लिप करने की कोशिश करते हैं और फिर मैचिंग करवाएंगे। फिलहाल हमारे पास कोई कट नहीं हो रहा है ना, कोई कॉरस्पॉन्डिंगली कट नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, हम इसको फ्लिप कर लेते हैं। फ्लिप करेंगे तो क्या बनेगा भाई, देयर एग्जिस्ट एक्स देयर एग्जिस्ट वाई। ठीक है, अब देखो देयर एग्जिस्ट एक्स देयर एग्जिस्ट एक्स कैंसल, तो फॉर ऑल वाई से देयर एग्जिस्ट वाई आराम से आता है, तो ये प्रॉपर्टी वैलिड है। शॉर्टकट समझ आया कितनी आराम से हम कर सकते हैं। हाँ जी, आप इसको चेकिंग करें, इसकी चेकिंग देखो हम बड़े आराम से करेंगे। हम क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट एक्स देयर एग्जिस्ट वाई देयर एग्जिस्ट एक्स देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई। इनको तो फ्लिप कर नहीं सकता और यहाँ पे अभी फिलहाल को कैंसिल हो नहीं रहा, तो इनको फ्लिप कर दो। तो हम क्या कह देंगे, देयर एग्जिस्ट एक्स देयर एग्जिस्ट वाई। ठीक है, ये कैंसिल, तो देयर एग्जिस्ट वाई से फॉर ऑल एक्स तो आता नहीं, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक, आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा जी, अब और प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, ठीक है, मैं रब कर रहा हूं इसको। और प्रॉपर्टी देखो भाई, हाँ, तो क्योंकि 56 क्वेश्चन है ना, तो सारे तो ऑब्वियसली मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि एक दो करा देता हूं ताकि आपका थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए चीजें हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो हम यहां से कह सकते थे, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट वाई देयर एग्जिस्ट एक्स। क्या ये चीज ठीक है? इसको तो हम फ्लिप कर नहीं सकते, इसको फ्लिप कर सकते हैं, करके देखो, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एक्स देयर एग्जिस्ट वाई। फ्लिप क्यों कर रहा हूं, ताकि कैंसल आउट कर सकूं। हाँ जी, देयर एग्जिस्ट वाई देयर एग्जिस्ट वाई कैंसल, फॉर ऑल एक्स से देयर एग्जिस्ट एक्स आ रहा है, तो उसका मतलब ये प्रॉपर्टी ट्रू है। अब एक बार जरा मैचिंग कर लो, यहाँ पे जो हमने ऑक्टागन बना रखा है वहां से भी आ रहा है कि नहीं। फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई कहां बैठा है, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई ये बैठा, और देयर एग्जिस्ट वाई देयर एग्जिस्ट एक्स ये बैठा, तो यहां से यहां पाथ है ना, बस ठीक है, ये ट्रू था। ठीक है, ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं। चलो एक एक और दिखा देता हूं, उसके बाद फिर हम छोड़ देंगे। देखो हम कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई इंप्लाइज फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई। क्या ये बात ठीक है? हमें चेकिंग करनी है। तो भाई देखो, आपको देखते ही समझ में आना चाहिए, यहां से कोई भी कैंसिल नहीं हो सकता, तो मैं इनको कैसे ट्रू बोल दूं? समझ में आ रहा है? ये मैं आधे अधूरे लिख रहा हूं, किसी इस बात को समझ रहे हो ना? यहाँ मेरे को प्रॉपरली ऐसे लिखना चाहिए था, पी एक्स वाई इंप्लाइज, क्या लिखा था हम लोगों ने, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई पी एक्स वाई। ठीक है, तो कहीं से कोई भी चीज कैंसिल नहीं हो रही, तो भाई पक्की बात है ये इंप्लाई नहीं करेगा। आपको अगर देखो थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है, ऑक्टागन बना के आप पेपर में फटाफट से चेकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देख लो भाई, देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई, देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई ये बैठा, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई ये बैठा। अब देखो यहां से यहां हमारे पास तो कोई पाथ ही नहीं है, तो हम पहुंचेंगे कैसे? ठीक है, बस सीधी सी बात है, काटा लग जाएगा इस बात पे, तो ये कोई इंप्लीकेशन वाली बात नहीं बन रही है। ठीक है, तो आई थिंक अब मुझे और ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, मैं एक दो क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, आप फटाफट से उनकी चेकिंग अपने आप से करके देख लेना भाई। फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई इंप्लाइज फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, ये चेक करना है आपको। उसके बाद एक आप ये चेक कर लेना भाई, फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स इंप्लाइज फॉर ऑल एक्स, ये तो चलो हमने देख लिया था, देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स, ये भी आप चेक करके देख लेना। ठीक है, तो आपको बस यहीं से फटाफट समझ में आ जाएगा। देखो फॉर ऑल एक्स ऑक्टागन से फटाफट से दिखा देता हूं, बाकी कॉमन सेंस आप अपने चेक करके देख लेना। फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई ये रहा, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई ये रहा। हाँ जी, यहां से यहां बिल्कुल पाथ है हमारे पास, तो ये प्रॉपर्टी एकदम वैलिड है। अच्छा, इसको चेकिंग करो, फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स, फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स ये रहा, देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स, देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स ये रहा। हाँ जी, यहां से यहां कहां से पाथ बनाओगे भाई, कोई पाथ नहीं है, तो ये बिल्कुल बात गलत है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलो दैट्स इट, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, इसको अब हमें और नहीं खींचना चाहिए। तो समझ में आ गया, 56 क्वेश्चंस में अभी बस इसी ऑक्टागन से आपको सॉल्व करवा चुका हूं, माइंड में रखना ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं अब। ओके, अब हम आएंगे नेक्स्ट कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज पे। अच्छा, अब हमारा बेसिक बेसिक काम क्या रह गया है? अब हमारा बेसिक काम रह गया है, हमें देखना है फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल के साथ हम चेकिंग करेंगे एंड की, देयर एग्जिस्ट के साथ और की, देन फॉर ऑल के साथ और फिर देयर एग्जिस्ट के साथ एंड। ठीक है, पहले इनकी चेकिंग करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखो हमें बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, हम क्या कहेंगे कि फॉर ऑल एक्स पी एक्स एंड क्यू एक्स implies for all x px एंड फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स। क्या ये बात ठीक है? हमें इसकी चेकिंग करनी है। तो देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस की चेकिंग के लिए पहली बात तो समझ लो, बहुत बार आपने इस टाइप के क्वेश्चंस गेट में देखे होंगे, है ना, बहुत बार आते हैं और सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, और इनको चेक करने का एक सीधा सीधा फॉर्मूला है या सीधा सीधा मेथड है। मैं आपको मेथड दिखाता हूँ, आपको फिर अपने आप से समझ में आ जाएगी कि हमें इन टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना होता है। तो देखो भाई, इसके लिए हमें करना क्या है, पहली बात तो ये समझो, ये इंप्लीकेशन है ना, हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है।
तो अगर किसी तरीके से मैं इसको ट्रू कर गया, इस फॉर्मूले को ट्रू कर गया और इस फॉर्मूले को फॉल्स कर गया, तो मैं क्या कह दूंगा कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है, दैट मींस दिस इंप्लीकेशन इज नॉट ऑलवेज ट्रू, है ना। तो मैं बोल दूंगा कि फॉल्स हो जाएगी, अदरवाइज ये ट्रू चलती रहेगी। मतलब इन द सेंस में किसी तरीके से इसको ट्रू इसको फॉल्स नहीं कर पाया, तो मैं बोल दूंगा कि ठीक है जी ये चीज हमेशा ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, चलो फटाफट से हम चेकिंग करके आपको दिखाते हैं। पहले कुछ कुछ बेसिक बेसिक सी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। देखो बेसिक बेसिक सी बात ये है, आप इसको कैसे एक्सपेंड करोगे अगर मैं आपसे पूछूं तो। देखो मैं x की वैल्यू मान सकता हूँ ना, x क्योंकि वेरिएबल है तो हमें इसका डोमेन सेट करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि डोमेन ऑफ x में है जी x1 x2 x3 डॉट 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 अप टू xn। इनफाइनाइट मान सकते हैं बट कोई बात नहीं, मैं एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल से आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, हमने कुछ कुछ वैल्यूज मान ली। अच्छा जी, तो अब इसका क्या मतलब है, फॉर ऑल एक्स पी एक्स एंड क्यू एक्स, इसका मीनिंग मेरे को समझाओगे। देखो भाई पी एक्स एंड, पहली बात तो ये समझो, फॉर ऑल एक्स है ना, और यही x यहाँ पे है और यहाँ पे है, दैट मीन्स व्हाट, इस x का स्कोप ये दोनों है, समझ रहे हो ना, क्योंकि हमने ब्रैकेट लगा रखी है। तो इसका मतलब क्या होगा, हम एक एक करके x की वैल्यू भरते जाएंगे और यहाँ पे फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, देखो पी एक्स वन एंड क्यू एक्स वन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट थिंग। अच्छा, उसके बाद फिर हमें क्या देखना होगा, पी एक्स टू एंड क्यू एक्स टू, फिर पी एक्स थ्री एंड क्यू एक्स थ्री। अच्छा ये ना नोटेशन में थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बार बार मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा, तो मैं नोटेशन थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। देखो पी एक्स वन को मैं लिखूंगा पी वन, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा समझने में हमें। क्यू एक्स वन को लिखेंगे हम लोग क्यू वन। ठीक है, तो मैं इसको फटाफट से ऐसे चेंज कर लेता हूँ ताकि मेरा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। तो हम क्या कहेंगे भाई, P1 and Q1, P2 and Q2, P3 and Q3 डॉट 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 Pn and Qn। ठीक है, हमें एक एक करके सारे फॉर्मूलेस को देखना है। अच्छा, और खास बात क्या है, देखो फॉर ऑल गिवन है, प्लीज ये बात भी समझो, स्कोप इसका पूरा था ना, तो P1 एंड Q1 मैंने लिखा है भाई, P1 एंड Q1, मैं P1 एंड Q2 नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि x जब मैंने एक पकड़ लिया x, तो वही x दोनों जगह मुझे भरना होगा। क्यों? क्योंकि हमने ब्रैकेट्स लगा रखी है, समझ रहे हो ना। फॉर ऑल एक्स का स्कोप ये पूरा फॉर्मूला है, तो इसका मतलब जब मैंने एक x की वैल्यू पिक कर ली तो उसी x को हमने यहाँ पे फिल करना होगा, अलग अलग नहीं कर सकता। समझ आ रहा है ना, मतलब सिंपल बोलूं तो पी एक्स वन एंड क्यू एक्स टू, ये चेकिंग हमें नहीं करनी भाई, ये चेकिंग नहीं करनी। हमें क्या चेकिंग करनी थी, पी एक्स वन एंड क्यू एक्स वन। ठीक है, उसके बाद फिर पी एक्स टू एंड क्यू एक्स टू, समझ रहे हो प्लीज, ये ऐसे समझ लो, ये एबीसीडी है भाई, ये सब फॉर्मुलेस को चेकिंग की ये एबीसीडी है। एबीसीडी मतलब बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे से दिमाग में घुस जाने चाहिए, नहीं तो फिर आप कल को कंफ्यूज हो जाओगे और आपकी ये चीजें गलत हो जाएंगी। ठीक है, ओके, तो प्लीज इस बात को अच्छे से समझ लो, तो हमें इस टाइप से चेकिंग करनी है। अच्छा, अब आप मुझे ये चीज समझाओ, ये तो हमने भर लिया, ठीक है, सब सेम सेम हमने भरे हैं। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे कि इनके बीच में हम क्या करें, P1 एंड Q1 की हमने चेकिंग कर ली, मान लेते हैं ये ट्रू आ गया, तो फिर इसके साथ आगे हमें क्या करना होगा, एंड करना होगा। क्यों? क्योंकि फॉर ऑल था, समझ रहे हो ना, तो एंड हमें भरना चाहिए था, एंड। ठीक है, हर जगह एंड हम भरेंगे, क्यों? क्योंकि फॉर ऑल था, अगर देयर एक्सिस्ट होता तो हम यहाँ पे हर जगह और भर लेते। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना है कि आप समझ रहे हो, P1 एंड Q1 एंड P2 एंड Q2 एंड P3 एंड Q3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलाना है। अच्छा जी, अब ये चीज क्या कहना चाह रही है, फॉर ऑल एक्स पी एक्स, इसका मतलब क्या होगा भाई, P1 P2 P3 P4 डॉट डॉट डॉट, एंड है ना, सबके बीच में एंड होगा। अच्छा जी, और ये चीज क्या कह रहा है भाई, फॉर ऑल एक्स Q1 एंड Q2 एंड Q3 एंड Q4 डॉट डॉट डॉट। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, आप समझ पा रहे हो। देखो हम इसको कैसे लिखेंगे भाई, P1 एंड P2 एंड P3 डॉट डॉट डॉट, ये सब चलते रहेंगे, तो ये एक किस्म से पूरा सॉल्व हो जाएगा फॉर ऑल एक्स पी एक्स। फिर एक एंड आएगा और फिर हम क्या लिख लेंगे, फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स, मतलब Q1 एंड Q2 एंड Q3 डॉट डॉट डॉट। तो बस अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, सिर्फ अब काम हमारा रीअरेंजमेंट का ही रह गया। रीअरेंजमेंट हम कैसे करेंगे, देखो भाई, P1 एंड Q1 एंड P2 एंड Q2 एंड इज एसोसिएटिव एज वेल एज कॉम्यूटेटिव, तो मैं यहां से इसको ऐसे फ्लिप कर सकता था और ये ब्रैकेट हटा देता हूं, तो मैं क्या कह सकता हूं, समझ रहे हो ना, P1 एंड P2 एंड P3 डॉट डॉट डॉट, ये सब चल जाएंगे, सब हमने पहले पहले पकड़ लिए। एंड फिर यहां से क्या कह सकते थे, Q1 एंड Q2 एंड Q3 डॉट डॉट डॉट, तो यही बन के आ गया। इसका मतलब क्या है भाई, एक किस्म से दोनों चीजें सेम हैं, दैट मीन्स ये ट्रू होगा तो इसको ट्रू होना ही पड़ेगा। तो व्हाट डज दिस मीन, दिस इंप्लीकेशन इज ट्रू। ठीक, आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो अब ये चीज ऐसे भी आप देख सकते थे, देखो अगर आपको थोड़ा सा देखना था तो P1 एंड P2 एंड P3 एंड Pn, देखो इसको ऐसे पकड़ लो,
ये वही चीज बन गई। Q1 एंड Q2 एंड Q3 ये एंड सो ऑन, इसको पकड़ लो, ये चीज बन गई। तो बस एक किस्म से बीच में एंड ही तो था। तो फाइनली आपको समझ में आ रहा होगा ये दोनों चीजें एकदम सेम टू सेम है। तो इसलिए दिस इंप्लाइज दिस आराम से करेगा। अब क्योंकि हम समझ चुके हैं कि दोनों ही एकदम सेम आ रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज दिस भी करेगा। समझ रहे हो? तो अब आप समझ गए होंगे कि इस साइड भी चल रहा है और इस साइड भी चल रहा है, दैट मींस दीज टू आर इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब क्या होगा कि फॉर ऑल इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड। ये बात याद रखना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर ऑल है, फॉर ऑल इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड और नॉट। यस इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों कह रहे हैं समझ रहे हो ना? फॉर ऑल एक्स पी एक्स एंड फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स, हमने इसको फॉर ऑल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर एंड। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे फॉर ऑल एंड पे डिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब इन द सेंस दोनों तरीके से चलता है, लेफ्ट भी और राइट भी। ठीक, लेफ्ट राइट भी जा रहा है, लेफ्ट भी जा रहा है, दोनों तरफ चल रहा है। आई थिंक आप समझ गए मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ये तो थोड़ा सा मैंने आपको बहुत बड़ा प्रूफ करके दिखाया, इसमें मैंने आपको काफी टाइम भी लगाया है। एग्जाम में आप इतना टाइम थोड़ी लगाएंगे। आप देखो मैं आपको एग्जाम में कैसे करने में फटाफट से समझाता हूँ। इस चीज को हटाता हूँ, अगर आप भूल गए, क्योंकि मैंने आपको बोला ना ये सब चीजें याद करने की नहीं है भाई। अगर आप याद करेंगे तो आज याद करेंगे, कल भूल जाएंगे, और थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन करके गेट एग्जाम में आ जाएंगे, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको चेकिंग करनी है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो गेट में आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल मिनिमम छोटे से छोटा, मतलब डोमेन मान के चलेंगे, छोटे से छोटा डोमेन। तो छोटा छोटा क्या हो सकता है भाई, दो ही वैल्यू ले लो बस। एक वैल्यू से तो ऑब्वियसली हम नहीं कर पाएंगे, कम से कम हमें दो वैल्यू तो लेनी पड़ेगी, तो हम सिंपल दो वैल्यू ही ले लेते हैं। तो मान लेते हैं P1 एंड P2 सिर्फ। ठीक है, तो अब देखो फॉर ऑल एक्स हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स पी एक्स एंड क्यू एक्स है ना, तो हम क्या बोलेंगे भाई P1 एंड Q1 एंड P2 एंड Q2। ठीक है, सिंपली बस मैंने दो ही वैल्यूज ले ली, x1 और x2। ठीक है, इसलिए मैंने शॉर्टकट में लिख दिया P1 एंड Q1 एंड P2 एंड Q2। ये हो गया हमारा फॉर ऑल एक्स पी एक्स एंड क्यू एक्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो। आप क्या बोल देंगे P1 एंड P2 एंड Q1 एंड Q2। इसको खोलो, ये क्या बोलेगा भाई P1 एंड P2। इसको खोलो, ये क्या बोलेगा भाई Q1 एंड Q2, और बीच में क्या लगा हुआ है एंड। तो अब देख लो भाई, हमने एक किस्म से यही बना दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों इक्विवेलेंट है। एक झटके में आंसर आया है ना, इसलिए याद करने की जरूरत नहीं है। आप बड़े आराम से इस सब चीजों को पेपर में कर सकते हैं। ठीक, ओके चलिए ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फॉर ऑल एंड। अब देखते हैं देयर एग्जिस्ट के साथ और कैसा बिहेव करता है। तो बिल्कुल वही कहानी, फटाफट से हम लोग चेकिंग कर लेंगे। देखो बहुत सिंपली, तो देयर एग्जिस्ट के साथ हमने और की चेकिंग करनी है ना, देयर एग्जिस्ट के साथ और की। तो देयर एग्जिस्ट पी एक्स और देयर एग्जिस्ट क्यू एक्स। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को इक्विवेलेंट प्रूव कर गया तो मैं क्या कह दूंगा कि देयर एग्जिस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और, है ना, सिंपल सी बात है। चलो फटाफट से हम चेकिंग करते हैं। देखो भाई वही बात है, फटाफट से चेकिंग करूंगा, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। क्या करूंगा भाई, मिनिमम मिनिमम वैल्यूज मान के चलूंगा। हाँ जी, P1 और Q1 और, क्योंकि देयर एग्जिस्ट है ना, तो और P2 और Q2। अब प्लीज वो सब समझ गए ना, मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ। ये P1 और Q1 ऐसे सेट में मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देयर एग्जिस्ट एक्स था, इसका स्कोप दोनों है, तो आपको दोनों ही मान के चलने पड़ेंगे, है ना। अच्छा, अब आपको चेक करना है क्या ये इक्विवेलेंट है P1 और P2। देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स का मतलब क्या होगा, P1 और P2 और Q1 और Q2। हाँ जी, बिल्कुल दोनों इक्विवेलेंट है भाई, आपको देखते समझ में आ रहा होगा। क्या कहेंगे भाई इसको, वही बात है, प्लीज मैं इसमें क्या टाइम वेस्ट करूं, चलो बोल देता हूँ फटाफट से। देखो भाई, और इज कॉम्पिटिटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। तो अब इनकी ब्रैकेट्स हम हटा करके सीधा सीधा क्या कर सकते हैं भाई, P1 और P2 और Q1 और Q2, है ना। तो ये दोनों सेम आ गए, तो बस ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और। ठीक, तो ये इक्विवेलेंट हम क्या पा रहे हैं, क्यों इक्विवेलेंट क्या पा रहे हैं, आप समझ रहे होगे, क्योंकि दोनों सेम तो सेम आ गया है ना, एकदम सेम ही नजर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इक्विवेलेंट है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं फॉर ऑल के साथ और कैसा बिहेव करता है। ठीक है, चलिए अब इसकी चेकिंग देखते हैं हम लोग। तो देखो फॉर ऑल एक्स पी एक्स और क्यू एक्स इंप्लाइज, ऐसे देखते हैं, पहले ये चीज देखते हैं, फॉर ऑल एक्स पी एक्स और फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स। ठीक है, देखते हैं जरा ये चीज आती है कि नहीं आती है। इंप्लाइज मतलब समझ रहे हो, एक तरफ देखेंगे हम लोग, अभी वन वे थ्योरम हम डिसाइड कर बना रहे हैं, फिर उसके बाद उसको देखेंगे कि इस तरफ भी चलता है कि नहीं। अगर दोनों तरफ चल गया तो हम इक्विवेलेंट बोल देंगे, अदरवाइज हम लोग इक्विवेलेंट नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, चलो अगर आपको देखने के सीधा इक्विवेलेंट पे जंप करना है तो आप, मैं इक्विवेलेंट भी आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई, ये चीज क्या कहेगा, पहले इसको इसको सोचो। वही बात है, दो ही वैल्यूज मान लो, थोड़ा जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाएगा। फॉर ऑल एक्स पी एक्स और क्यू एक्स, तो हम क्या कहेंगे भाई, P1 और Q1 एंड P2 और Q2।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद सॉरी और है ना बीच में और, ठीक है, क्योंकि फॉर ऑल एक्स था ना, तो एक बार ऐसे समझ लो, एक्स की वैल्यू हमने P1 भर ली, 1 भर ली तो P1 और Q1, फिर 2 भर ली तो P2 और Q2। अच्छा, क्योंकि फॉर ऑल था तो इसलिए बीच में एंड आ जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होगे, ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये क्या कहेगा भाई, फॉर ऑल एक्स पी एक्स, इसका मतलब क्या होगा भाई, P1 एंड P2, ठीक है, और Q1 एंड Q2, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ ये दोनों आपको कहां से सेम नजर आ रहे हैं भाई, क्या सेम नजर आ रहे हैं किसी तरीके से? पहले इंप्लीकेशन देख, डबल इंप्लीकेशन देख लेते हैं, मतलब दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है, फिर थोड़ा सा फिर हम चेक कर लेंगे कि कौन सी तरफ होता है और कौन सी तरफ नहीं होता है। तो पहले तो जो सिंपल बात है ना वो कर लेते हैं, इसलिए मैं इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन दिखा रहा हूँ। हाँ जी, क्या आपको ये सेम नजर आ रहे हैं किसी तरीके से? भाई सेम नहीं है, अगर आपको देखने में तो बुलेट अलजेब्रा से चेक कर लो, फटाफट से आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या कह रहा है भाई, P1 प्लस Q1 डॉट P2 प्लस Q2, क्या ये सेम है इस चीज के? P1 P2 प्लस Q1 Q2 कहां से सेम है भाई, ये सेम नहीं है, ठीक है। आपको देखते समझ में आ रहा होगा ये दोनों चीजें सेम नहीं है, ठीक। अच्छा, फिर अब बात उठेगी कौन किसको इंप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो वो अब हम लोग चेकिंग करते हैं, मतलब इन द सेंस कि इस तरफ चलता है या इस तरफ चलता है, वो हम लोग अब देख लेते हैं। चलिए ठीक है, मैं अब इसको हटा रहा हूं, तो फिलहाल मैं इम्प्लीके ये चीज तो बोल नहीं सकता, इसका मतलब इंपॉर्टेंट बात क्या कहूंगा, फॉर ऑल इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और, ये बात याद रखना, फॉर ऑल और पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, फॉर ऑल एंड पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। वही बात है, प्लीज याद नहीं करना, आप पेपर में अपने आप से करके देख सकते हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन में बोलता जा रहा हूं, ताकि कुछ कुछ बातें अगर आपके माइंड में होंगी तो सीधा याद होगा, तब सीधा गेट में अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, मैसेज को हटाता हूं, तो इक्विवेलेंट तो नहीं आ पाया। अब देखो हम लोग चेकिंग कैसे करेंगे। देखो भाई, चेकिंग करने का सिंपल सा रूल मैं आपको बताता हूं। पहले तो ये इस एक तरफ की चेकिंग करते हैं, इस तरफ वाली, ठीक है, मतलब क्या ये इंप्लाई कर रहा है इसको, हमें ये चेकिंग करनी है। अगर ये इसको इंप्लाई कर रहा होगा तो मैं क्या कहूंगा कि जैसे मैं आपको इंप्लीकेशन को बताता था, ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो, अगर आप किसी तरीके से इसको ट्रू और इसको फॉल्स ले आए, तो मैं क्या कह दूंगा कि हाँ जी हम फंस गए, मतलब इन द सेंस कि ये इंप्लीकेशन फॉल्स भी हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, तो फिर ऑब्वियसली हम इसको ट्रू नहीं कह सकते, तो ये कोई फॉर्मूला बनेगा नहीं, ठीक है। फॉर्मूला बनाने का मतलब, या मतलब ऑलवेज ट्रू कहना, तो ऑलवेज ट्रू तो हम कह नहीं सकते ना इसको, क्योंकि हम इसको ट्रू और इसको फॉल्स कर गए। बट अगर किसी भी तरीके से मैं इसको ट्रू और इसको फॉल्स नहीं कर पा रहा, तो मैं बोल दूंगा कि दिस इंप्लीकेशन इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो हम एक किस्म से इसको फॉर्मूला एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अब मैं इसको फटाफट से करने की कोशिश करता हूं, इसको ट्रू करो और इसको फॉल्स करो, क्या ये चीज पॉसिबल है? देखो भाई, इसको ट्रू करने का मतलब क्या होगा, इसको ट्रू करने का मतलब है, देखो फॉर ऑल एक्स है ना, तो अब कॉमन सेंस से हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो पी एक्स और क्यू एक्स है, तो हम मान लेते हैं कि P1 और Q1 एंड P2 और Q2 एंड P3 और Q3, ठीक है। तीन में मान लेता ताकि थोड़ी सी आपको समझने में आसानी हो जाए, वैसे तो दो से ही हमारा काम हो जाता है, फिर भी हमने तीन मान लिए। देखो भाई, हम कहेंगे कि ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, तब हम कह पाएंगे कि ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू, तो हम फाइनली क्या कह देंगे भी, फॉर ऑल एक्स पी एक्स और क्यू एक्स इज ट्रू। समझ में आ रहा है ना? देखो पी एक्स और क्यू एक्स था ना, तो एक्स का स्कोप दोनों थे, तो इसलिए हमने P1 सेम सेम भरना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो P1 और Q1, P2 और Q2, P3 और Q3। अब बीच में मैंने एंड क्यों डाला है, क्योंकि यहाँ पे फॉर ऑल एक्स चल रहा था, इसलिए हमने एंड डाल दिया। अब कोशिश करो ये चीज ट्रू आ रही है, तो अब अगर आपको ट्रू करना है तो हम क्या कहेंगे, दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो हमारा काम बन जाता था, है ना। अब मेरे को इसको ट्रू करना है, इसको फॉल्स करना है, हमें ये चीज मान के चलनी है ना। तो हम देखो क्या कहते हैं, मैं मान लेता हूं यहाँ पे P1 ट्रू है, Q2 फॉल्स हो गया, ठीक है। P1 इज ट्रू, Q2 इज फॉल्स, ऑल्टरनेट मान लेते हैं, ठीक है। यहां पे बोल देते हैं कि P2 फॉल्स है, Q2 ट्रू है, और यहां पे मान लेते हैं कि P3 ट्रू है और Q3 फॉल्स है, ठीक है। हमने ऐसे समझा, तो फाइनली हमने इसको ट्रू मान लिया। अब एक बात ये सोचो, ये चीज क्या कहना चाह रहा है भाई, फॉर ऑल एक्स पी एक्स और फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स, इसका बेसिक मतलब क्या होगा, फॉर ऑल एक्स पी एक्स का मतलब होगा P1 एंड P2 एंड P3 डॉट डॉट डॉट, है ना, ये सारे ट्रू हो, या फिर Q1 एंड Q2 एंड Q3 डॉट डॉट डॉट, ये सारे ट्रू हो। मतलब इन द सेंस में क्या कहना चाह रहा हूं कि सारे P ट्रू हो या सारे Q ट्रू हो। क्या इससे ये चीज इंप्लाई हो रही है? आप समझ रहोगे बिल्कुल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमने जब ये वैल्यूज भरी हैं, तो इन वैल्यूज को भरते ही मैं क्या कहूंगा भाई, फॉर ऑल एक्स पी एक्स तो फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया? क्योंकि P की अगर एक भी वैल्यू फॉल्स मिल गई तो हम बोल देंगे कि फॉर ऑल एक्स पी एक्स फॉल्स है।
देखो p की वैल्यू हमें एक फॉल्स मिल रही है, हम यहाँ पे बोल देंगे इसको फॉल्स। समझ गए? अच्छा, फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स को फॉल्स कब कहेंगे? जब कोई भी एक वैल्यू मिल गई जो फॉल्स दे रही हो। देखो q की वैल्यू हमें फॉल्स मिल रही है, ये रही q3 की वैल्यू फॉल्स है ना, ऐसी q1 भी फॉल्स मिल रही है, एक भी मिल जाती तो हम बोल देते कि फॉल्स है। तो ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो फाइनली हम इसको फॉल्स क्या पा रहे हैं, है ना, क्योंकि फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, और ये चीज हमारे को ट्रू मिल ही रही थी क्योंकि मैंने अभी आपको ट्रू करके दिखाई है। तो बस अब हम यहां से क्या कह सकते हैं कि ये चीज, दिस साइड इज इनकरेक्ट। समझा है? कॉमन सेंस हमने कैसे किया है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा शुरू शुरू में समझने में, बट एक्चुअली इजी टास्क है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। एक बार आपके मेथड्स जो भी मैं समझा रहा हूँ, स्टैंडर्ड मेथड आपके दिमाग में घुस गए तो बहुत आराम से आप चीजों को कर पाएंगे। बस इतना ध्यान रखना, किसी तरीके से इसको तोड़ने की कोशिश करो, जोड़ना नहीं है, तोड़ने की कोशिश करो। तो तोड़ने के लिए मैंने ऐसा सोचा, देखो कॉमन सेंस से सोचो, फॉर ऑल एक्स पी एक्स और क्यू एक्स है, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फॉर ऑल एक्स पी एक्स और फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि फॉर ऑल एक्स पी एक्स और क्यू एक्स का मतलब क्या होगा कि दोनों में से कोई एक ट्रू चलता रहे। तो इसका मतलब ये है कि क्या पूरा का पूरा पी ट्रू होगा या पूरा का पूरा क्यू ट्रू होगा। मैं ऐसे कैसे बोल दूं भाई, पूरा का पूरा पी ट्रू हो या पूरा का पूरा क्यू ट्रू हो, मैं ऐसे कैसे कह दूं? मैं यहाँ पे ऑल्टरनेट लेके चल सकता था ना, तो वही मैंने ऑल्टरनेट यहाँ पे ले लिए। समझ में आ रहा है? तो मैंने कभी पी को ट्रू मान लिया, कभी क्यू को ट्रू मान लिया, दोनों में से कोई भी एक ट्रू चलता रहेगा तो हमारा काम होता रहेगा। तो हमने इस हिसाब से अपना सिचुएशन बनाई, और बनाते ही ये ट्रू हो गया, और जैसे ही हमने ऑल्टरनेट कुछ कुछ बनाया तो फिर ये अपने आप से फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा पी ट्रू हो या पूरा का पूरा क्यू ट्रू हो तो हम नहीं कह सकते। ठीक, आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ऑब्वियसली ये चीज नहीं चलेगी, बट आप ये चीज आराम से समझ रहे होगे कि 100% चलेगी अगर आप थोड़ा सा इंट्यूशन से सोच पा रहे हैं तो। देखो भाई, ये चीज क्यों चलेगी, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, फॉर ऑल एक्स पी एक्स और फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स, मतलब या तो पूरा का पूरा पी ट्रू चल रहा है या पूरा का पूरा एक किस्म से क्यू ट्रू चल रहा है। दोनों में से कोई एक ट्रू पूरा चल रहा होगा तभी मैं इसको ट्रू कह पाऊंगा। समझ रहे हो ना? ये देखो, क्योंकि बात वही है, अगर इसको ट्रू करना है, इस साइड को ट्रू करना है, तो हम क्या कहेंगे, ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो। अगर आप किसी तरीके से ये काम करेंगे तो बोल देंगे कि ये वाली साइड भी फॉल्स है, अदरवाइज ये वाली साइड ट्रू चलती रहेगी, है ना। तो अब देखो, किसी तरीके से इसको ट्रू करो, इसको फॉल्स करो, क्या मैं कर पा रहा हूं? मैं इसको ट्रू करने के लिए क्या बोलूंगा भाई, दोनों में से किसी एक को ट्रू होना पड़ेगा। देखो, दोनों ट्रू हो गए तो भी ऑब्वियसली ट्रू आएगा, दोनों में से कोई एक होगा तो भी ट्रू आएगा। तो हम कम से कम काम करने की कोशिश करेंगे, मतलब हम किसी में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों में से किसी एक को ट्रू मान लेते हैं, पूरे को ट्रू मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं पी वाले को ट्रू, मतलब P1 एंड P2 एंड P3 एंड P4 एंड सो ऑन, ये सारा का सारा ट्रू चल रहा है। तो अगर सारा का सारा P वाला सिचुएशन ट्रू चल रहा है या P वाली प्रोपोजिशन फंक्शन ट्रू चल रही होगी, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि ये चीज ट्रू चलती रहेगी। अगर ये चीज ट्रू चलती रहेगी तो ट्रू और फॉल्स विल बी व्हाट, ट्रू ओनली। ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, तो दैट मींस व्हाट, हर एक सेट में हमारे को ट्रू 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 मिलता रहेगा। समझ रहे हो ना? ये देखो, P1 इज ट्रू, तो Q1 फॉल्स हो या ट्रू हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, इसको उल्टा मान लो, फॉल्स मान लो। P2 इज ट्रू, इसको फॉल्स मान लो। P3 इज ट्रू, इसको फॉल्स मान लो। ठीक है? तो देखो भाई, ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, तो मतलब फाइनली हमारे पास ट्रू 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 आ रहा है। तो फाइनली ये ट्रू होगा तो इसको ट्रू होना ही पड़ेगा हर हाल में, फॉल्स हम कर ही नहीं सकते। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरफ चलेगा, इस तरफ नहीं चलेगा। ठीक है? तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर ऑल के साथ और मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं होता, बट ये वाली डायरेक्शन चलती है। मतलब यू कैन से कि ये कॉम्पैक्ट है तो हमने इसको पूरा खोल रखा है, यू कैन से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो डिस्ट्रीब्यूट से हम कॉम्पैक्ट वाली तरफ आ सकते हैं। फॉर ऑल एक्स पी एक्स और फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स से हम लोग फॉर ऑल एक्स पी एक्स और क्यू एक्स तक आ सकते हैं। तो वही बात है, डायरेक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत टाइम लगा रहा हूँ समझाने में, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट में आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। एग्जाम में आप एक झटके में चेक कर जाएंगे। आप कॉमन सेंस से सोचेंगे, यहाँ पे आपको क्या कॉमन सेंस सोचना है भाई, सारा या तो पी ट्रू है या सारा क्यू ट्रू है। देखो पहली बात तो ये समझो, अगर इस टाइप का फॉर्मूला आएगा तो हम क्या कहेंगे, इसको ट्रू करो और इसको फॉल्स करो, किसी भी तरीके से अगर आप करेंगे तो हम बोल देंगे कि भाई ठीक है, ये फॉर्मूला गलत है, अदरवाइज ये फॉर्मूला ठीक चलता रहेगा। मतलब ये ट्रू हुआ तो अगर हम इसको भी ट्रू ही कर पा रहे हैं, फॉल्स नहीं कर पा रहे, तो हम बोल देंगे कि दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, अदरवाइज दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग। ठीक है जी, तो इसको ट्रू इसको फॉल्स हम करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसको ट्रू करना है तो दोनों में से किसी एक को ट्रू मानना पड़ेगा, दोनों को भी ट्रू मान सकते हैं। दोनों को ट्रू मानेंगे तो ऑब्वियसली चांसेस कम हो जाएंगे कि ये फॉल्स है, तो इसलिए हमने दोनों में से किसी एक को ट्रू मान लिया ताकि चांसेस बढ़ जाए कि ये फॉल्स आ सके। तो हमने P1 को ट्रू मान लिया, मतलब P को ट्रू मान लिया। P को ट्रू मानते P1 P2 P3 P4 सारे के सारे ट्रू हो जाएंगे। जब सारे के सारे ट्रू हो जाएंगे, जब मैं इस फॉर्मूले को खोलूंगा तो फॉर्मूले को खोलते ही हमें P1 और Q1 एंड P2 और Q2 एंड सो ऑन, ये खोलना आना चाहिए। अगर आपको खोलना नहीं आता तो फिर तो बिल्कुल ही फंस जाओगे पेपर में। तो सब आपको अच्छे से ओपन अप करना आना चाहिए। मतलब इस फॉर्मूले को हम कैसे ओपन अप कर रहे हैं, ओपन अप करने के बाद हम क्या कहेंगे भाई, P1 P2 P3 सारे के सारे ट्रू चल रहे हैं, तो पक्की बात है और का सिंबल था, एक ट्रू होगा तो दूसरे से हमारा मतलब ही नहीं है, सारा का सारा हमारा ट्रू चलता रहेगा। तो पक्की बात है, जब ये ट्रू होगा तो इसको ट्रू होना ही पड़ेगा, बस वही पे हमारा काम खत्म हो जाएगा। दैट मींस दिस फॉर्मूला इज ट्रू। ठीक, हम ये चीज नहीं कर पा रहे, मतलब ये ट्रू होगा तो इसको ट्रू करना ही पड़ेगा। तो दैट मींस ये इस तरफ चल रहा है बट इस तरफ नहीं चल रहा है।
ठीक है, ओके चलिए ठीक है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, और ज्यादा रिपीट करने का कोई फायदा बनता नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले पे जंप करते हैं, ठीक है, ओके। अब देयर एग्जिस्ट के साथ और की चेकिंग करेंगे। हाँ जी, तो देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स और क्यू एक्स implies there exists x px और there exists x qx। हाँ जी, तो इसकी चेकिंग देखते हैं। वही बात है, पहले तो ये देख लो कि ये मतलब इक्विवेलेंट है कि नहीं। इक्विवेलेंट हो गए तो फिर हम कह देंगे कि दोनों तरफ चल रहा है, तो फिर तो ऑब्वियसली हम कह देंगे कि देयर एग्जिस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर, सॉरी ओवर एंड है ना, इसको एंड बनाओ। हाँ जी, तो हम बोल देंगे कि देयर एग्जिस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड, ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग देयर एग्जिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे एंड पे, है ना। हाँ जी, तो चेकिंग करते हैं हम लोग, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट आ रहे हैं। तो इक्विवेलेंट चेक करने का तो बड़ा सिंपल तरीका था भाई, क्या करना था भाई, दो वैल्यूज ले लो, आपके पास अपने आप आंसर आ जाएगा। हाँ जी, P1 एंड Q1 और P2 एंड Q2, समझ गए ना मैं कैसे भर रहा हूँ फटाफट से। P1 एंड Q1 देयर एग्जिस्ट था, तो इसलिए हमें और लगाना पड़ेगा P1 P2 एंड Q2। अच्छा जी, क्या ये इक्विवेलेंट है इस चीज के, P1 और P2 एंड Q1 और Q2। देखते हैं आपको समझ आएगा भाई कहां से इक्विवेलेंट है दोनों चीजें। दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, नहीं समझ आता तो बोलें जब मैं कन्वर्ट कर देखो, P1 Q1 प्लस में P2 Q2, क्या ये इक्विवेलेंट है, P1 प्लस P2 डॉट Q1 प्लस Q2। कहां से इक्विवेलेंट नजर आ रहा है, कोई इक्विवेलेंट नहीं है ये, ठीक है, ओके। तो खोल के भी देख सकते हो आप, नहीं निकल के आएगा, तो इक्विवेलेंट तो निकला नहीं। तो फिर अब वही बात आएगी, हमें देखना पड़ेगा किस तरफ चलता है और किस तरफ नहीं चलता है। तो डायरेक्शन बनाते हैं हम लोग। हाँ जी, डायरेक्शन पहले ऐसे देखते हैं, ठीक है, फिर दूसरी तरफ से देखेंगे। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या होगा, इस डायरेक्शन को करने का मतलब मैं इसको ट्रू करूँ और इसको फॉल्स करूँ। फटाफट से बोलूंगा, क्या ये ट्रू और ये फॉल्स हो सकता है। अगर कर गया तो मैं क्या बोल दूंगा कि भाई ये फॉर्मूला गलत है, अदरवाइज ये फॉर्मूला ठीक हो जाएगा। हाँ जी, ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो, इज इट पॉसिबल। देखो, इसको ट्रू करने का मतलब क्या होगा कि हमें कोई ना कोई एक एक्स मिले जहां पे ये एक पेयर ट्रू मिल जाए। मतलब इन द सेंस, ये देखो P1 एंड Q1 और सॉरी P1 एंड Q1 और P2 एंड Q2 और P3 एंड Q3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे है ना। तो अब इनमें से कोई एक पेयर मेरे को ट्रू मानना पड़ेगा, मिनिमम। वही बात है ना, मिनिमम से मिनिमम काम करना, तभी हम इसको ट्रू इसको फॉल्स कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। कोई एक पेयर ट्रू मान लो, क्योंकि तभी ये ट्रू हो पाएगा, नहीं तो फिर ये भी ट्रू नहीं होगा, है ना। तो हम इसको ट्रू मान लेते हैं, P3 एंड Q3 इज ट्रू। तो P3 एंड Q3 इज ट्रू। इसका मतलब P3 एंड Q3 ट्रू होने का मतलब क्या होगा भाई, P3 भी ट्रू है और Q3 भी ट्रू है ना। तभी हम कह पाएंगे ना कि P3 एंड Q3 इज ट्रू। अब P3 और Q3 दोनों ट्रू आ गए, तो बेसिक सी बात है भाई, देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स हमारा ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा, क्योंकि मैंने एक आपको वैल्यू दे दी है, P3 मतलब X3 है ना, तो PX3 ये चीज ट्रू मैंने आपको दे दी है। अच्छा, अब देयर एग्जिस्ट एक्स क्यू एक्स ये भी ट्रू होगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको भी बताया 3 की वैल्यू दे दी है। तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू इज व्हाट, ट्रू। तो ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा ही होगा, मैं किसी तरीके से इसको फॉल्स नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन पक्की बात ठीक है ना। इक्विवेलेंट मैंने अभी आपको दिखाया था, इक्विवेलेंट आया नहीं था, तो पक्की बात है भाई ये डायरेक्शन तो फॉल्स ही आनी है, हम इसको ट्रू नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर इस डायरेक्शन को भी मैं ट्रू कर गया, अभी मैंने इस डायरेक्शन को आपको ट्रू करके दिखाया, इस डायरेक्शन को भी ट्रू कर दिया, तो इक्विवेलेंट बन जाएगा। और इक्विवेलेंट मैंने अभी आपको दिखाया आता नहीं है, तो ये डायरेक्शन हमारी फॉल्स होगी। बट फिर वही बात है, इतना हम एग्जाम में इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो मैं सिस्टमेटिक वे में बता रहा हूं, तो आप कर पा रहे हैं। सीधा सीधा ऐसा ही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि याद रखने की बात नहीं है, कॉमन सेंस से फटाफट से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ जी, तो फटाफट से देखो हम इसको कैसे करेंगे। तो किसी तरीके से मैं क्या कहूंगा, मैं इस चीज को हटाता हूं। अब किसी तरीके से मेरे को क्या करना है भाई, इसको ट्रू करना है और इसको फॉल्स करना है। अगर मैं इसको ट्रू इसको फॉल्स करेगा तो मैं बोल दूंगा भाई वहीं से हमारा काम खत्म, हम कह देंगे कि ये फॉर्मूला हमारा गलत हो गया, है ना। कोशिश करो इसको ट्रू करो इसको फॉल्स करो, तो वही बात है, बिल्कुल मिनिमम मिनिमम हमें काम करना होता है ना। तो हम मान लेते, इसका मतलब क्या है भाई कि कोई ना कोई एक्स हमें यहाँ पे ट्रू मिल रहा है, और इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई एक्स हमें यहाँ ट्रू मिल रहा है। अब इनको सेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देयर एग्जिस्ट पी एक्स ये अलग फॉर्मूला है और देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स अलग फॉर्मूला है। ये प्लीज अच्छे से बात माइंड में रखना। हाँ जी, देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स ट्रू है, मतलब इसको अगर ट्रू करना है तो मिनिमम से मिनिमम मान के चलो, मैं मान लेता हूं कि P2 ट्रू है, ठीक है। अच्छा जी, यहां पे अब जरूरी नहीं कि मेरे को P2 ही मान मतलब Q2 ही मानना पड़े, हम कोई और भी मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि समझ रहे हो ना, देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स ये अलग है, देयर एग्जिस्ट क्यू एक्स ये अलग है। तो मैं यहां मान लेता हूं कि Q3 हमारे पास ट्रू है ना। अब क्योंकि P2 हमारे पास ट्रू है, मतलब X2 X की जो वैल्यू है X2 वो ट्रू है,
तो हम कह देंगे कि ठीक है जी ये चीज ट्रू है ना। अच्छा, अब क्योंकि Q3 ट्रू है तो कोई ना कोई एक x की वैल्यू मिल गई ना जिसके लिए कि ये चीज ट्रू है, तो पक्की बात है ये भी ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू इज व्हाट, ट्रू ओनली। तो फाइनली हम इस चीज को ट्रू कह पा रहे हैं। अब आप मुझे बताओ क्या ये चीज ट्रू है, ये चीज जरूरी है कि ये ट्रू होगी? ये चीज ट्रू नहीं होगी, ये चीज फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है P1 एंड Q1 और P2 एंड Q2 और P3 एंड Q3 और P4 एंड Q4 डॉट डॉट डॉट, इन सबको देखना है हमें। अब देखो मैंने इसको ट्रू माना था कब, P2 के साथ, तो P2 को मैंने ट्रू माना, बिल्कुल मिनिमम केस माना ना, और Q2 को तो हम ऑब्वियसली फॉल्स ही मान के चलेंगे, तो ये फॉल्स हो गया। तो ट्रू एंड फॉल्स इज व्हाट, फॉल्स ओनली। अच्छा P1 Q1 तो ये तो वैसे ही फॉल्स है, क्योंकि मैंने P1 और Q1 को तो मैंने बोला नहीं, हमने तो सिर्फ यही दो ही वैल्यू ट्रू मानी ना, बाकी सारी फॉल्स है। ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स अभी हमने दिखा दिया। P3 एंड Q3 में देखो भाई P3 फॉल्स है, Q3 ट्रू है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स ओनली, है ना, तो सारे के सारे फॉल्स बन जाएंगे, फाइनली फॉल्स हो गया। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये ट्रू हो रहा है और ये फॉल्स हो रहा है, दिस इज पॉसिबल, इसका मतलब ये फॉर्मूला गलत हो गया। समझ गए? बहुत सिंपल सा वे था। अब ये बात प्लीज बार बार मैं बोल रहा हूं, अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो। जब यहाँ पे देयर एक्सिस्ट px है ना, तो देयर एक्सिस्ट x का स्कोप यहीं तक है सिर्फ, तो आप इनमें से कोई भी x को ट्रू मान सकते थे, इसलिए हमने P2 ले लिया। यहाँ पे भी किसी को भी मान सकते थे, इसलिए हमने जान के Q3 लिया है। अगर मैं Q2 ले लेता तो फिर आप यहाँ से ट्रू बोल के चले जाते भाई, है ना, P2 एंड Q2 हमारा ट्रू हो जाता, तो हम कहते ये ट्रू तो ये भी ट्रू। तो वो चीज नहीं करनी, हमें तोड़ने की कोशिश करनी है, इसलिए मैंने तोड़ने के लिए बोला इसको P2 ले लो, मतलब यहाँ पे x2 ले लो और यहाँ पे x3 को ट्रू ले लो, तो हम लोग वहीं फंस जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे हम सेम सेम क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि देयर एक्सिस्ट x का स्कोप ये दोनों के दोनों हैं, तो फिर हमें एज इट इज लेके चलना पड़ेगा। देयर एक्सिस्ट x मतलब पहला x की वैल्यू x1 लूंगा तो px1 एंड qx1, तो हमने इसको लिख लिया p1 एंड q1, फिर p2 एंड q2 एंड सो ऑन, और बीच में और क्यों लगाया, क्योंकि देयर एक्सिस्ट था। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बार मैं बेसिस बोल चुका हूं, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट देयर एक्सिस्ट एंड के साथ। ठीक, चलिए ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो समरी अब आपको समझ में आ रही है, साथ साथ में समरी भी यहाँ लिखता जा रहा हूँ, है ना, कि फॉर ऑल के साथ एंड पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, देयर एक्सिस्ट के साथ और पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फॉर ऑल के साथ और ऐसे चलता है, देयर एक्सिस्ट के साथ एंड ऐसे चलता है। ठीक, आई थिंक आप समझ गए होंगे अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए अब हम देखते हैं इम्प्लीकेशन की बात। ठीक है, इम्प्लीकेशन के साथ क्या कहानी होती है, तो मतलब फॉर ऑल के साथ इम्प्लीकेशन कैसा बिहेव करता है और देयर एक्सिस्ट के साथ इम्प्लीकेशन कैसा बिहेव करता है। ठीक, ओके, देखो, हाँ जी, तो फॉर ऑल एक्स px implies qx implies for all x px implies for all x qx। ठीक है, वही बात है, पहले तो इक्विवेलेंट देखते हैं फटाफट से, इक्विवेलेंट देखने के बाद फिर हम लोग आगे दूसरे देखेंगे कि भाई अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो फिर कौन सी डायरेक्शन ट्रू है और कौन सी डायरेक्शन फॉल्स है। अगर इक्विवेलेंट आ गया तो मैं क्या कह दूंगा, अभी फॉर ऑल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इम्प्लीकेशन पे, है ना, समझ गए ना। चलो फटाफट से चेकिंग करते हैं इसकी इक्विवेलेंस की। हाँ जी, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इम्प्लाइज क्यू एक्स, तो हम क्या कहेंगे भाई, वही बात है, दो वैल्यूज मान लेते हैं, P1 इम्प्लाइज Q1 एंड P2 इम्प्लाइज Q2। समझिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, फॉर ऑल था ना इसलिए हमने यहाँ पे एंड लगा दिया। अच्छा जी, क्या ये इक्विवेलेंट है इस चीज के, P1 एंड P2 इम्प्लाइज Q1 एंड Q2। हाँ जी, क्या ये दोनों चीजें आपको इक्विवेलेंट नजर आ रही हैं? ये चीजें इक्विवेलेंट नहीं है, आपको देखते समझ में आना चाहिए। अच्छा, अगर नहीं आता समझ में बोलेंगे, अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ आपको फटाफट से समझ में आ जाएगा, करो भी कन्वर्ट, P1 बार प्लस Q1 डॉट P2 बार प्लस Q2। समझ गए? अच्छा, क्या ये इक्विवेलेंट है P1 P2 बार प्लस Q1 Q2? देखते समझ में आ रहा है कहां से इक्विवेलेंट नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं आ रहे हैं, तो अब वही बात है, हमें डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, कौन सी डायरेक्शन ठीक है और कौन सी डायरेक्शन गलत है। चलिए ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं, तो पहली डायरेक्शन हम मान लेते हैं इस तरीके से। ठीक, देखते हैं क्या ये चीज ठीक है या नहीं। ओके, तो अब हमें देखना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे आपको रूल्स याद करवाता हूँ। मैंने देखे थे ना, मॉडस पोनेंस, मॉडस टॉलेंस, वो सब देखे थे, तो वहीं से हम लोग कुछ कुछ रूल्स निकालने के मतलब रूल से देखेंगे कि हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। देखो भाई, ये चीजें है ना। अच्छा, अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको बताया था जब हम वो रूल्स देख रहे थे और आर्गुमेंट्स की प्रूफ देख रहे थे, तो मैंने आपको बताया था P1 एंड P2 इम्प्लाइज C इम्प्लाइज X, ऐसे कुछ है।
तो हम क्या कहते थे भाई, प्रीमाइस है ना, P1 एंड P2 एंड C कर लेते थे और इम्प्लाइज X कर लेते थे, है ना, हम ये चीज देख लेते थे। तो वही चीज हम मैं यहाँ करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो भाई कैसे करेंगे हम लोग, तो मैं ऐसे बोलूंगा इसको, P1 implies Q1। देखो एक तरीका तो है कि आप बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व करो, बट बूलियन अलजेब्रा से देख रहे हो बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा पेपर में, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना हमें, इसलिए हम फटाफट से करके दिखा रहे हैं आपको। P1 implies Q1, उसके बाद क्या है भाई, P2 implies Q2। अच्छा जी, और ये चीज फिर हम इसको इधर भी लेके आ सकते थे ना, तो आर्गुमेंट स्टाइल में मैं लिख रहा हूँ, तो P1 एंड P2 और देयरफॉर फिर यहां से हमें कंक्लूजन क्या चाहिए भाई, Q1 एंड Q2। समझ गए ना, ठीक है, हमने वो उसमें आर्गुमेंट स्टाइल में लिख लिया इसको। हाँ जी, क्या मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ इन तीन प्रेमाइसेस से? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे भाई, देखो भाई P1 implies Q1 है और P1 एंड P2 है, तो इसका मतलब P1 साथ में आएगा ही आएगा, है ना, मतलब P1 एंड P2 है तो पक्की बात है P1 भी ट्रू है, P2 भी ट्रू है। तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूँ, मैं क्या कहूंगा भाई, P1 implies Q1 P1 ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एंड था ना तो हमने P1 लिख लिया। अब इधर क्या कहेंगे भाई, P2 implies Q2 और एंड था तो हम यहाँ पे P2 लिख लेते हैं। अब यहां से आप मुझे बताओ देयरफॉर Q1 एंड Q2 होगा क्या, नहीं होगा, तो आप बड़े आराम से बताओगे भाई। देखो भाई P1 implies Q1 और P1 तो क्या होता था भाई, मोडस पोनेंस, क्या आएगा Q1। अच्छा भाई P2 implies Q2 और P2 तो यहां से क्या आएगा भाई Q2। तो हम क्या कहेंगे भाई, Q1 एंड Q2 दोनों ही ट्रू होने चाहिए। एंड क्यों आ रहा है, क्योंकि समझ रहे हो ना इन सबके बीच में एंड है ना, क्योंकि प्रीमाइसेस है ना ये, और ये कंक्लूजन है। हाँ जी, तो Q1 एंड Q2 इज आवर कंक्लूजन। तो यहां से देख रहे हो Q1 एंड Q2 हमने दी है, तो पक्की बात है ये चीज ठीक है। तो इसका मतलब फॉर ऑल के साथ इंप्लीकेशन इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, इस तरीके से चला है तो ये डायरेक्शन तो बिल्कुल गलत होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये भी ठीक होती तो फिर तो इक्विवेलेंस आ जाता, मैंने भी आपको दिखाया था, इक्विवेलेंस तो होता नहीं है। चेकिंग करनी है तो टाइम वेस्ट होगा, तो कोशिश करता हूं मैं आपको जरा बताने की फटाफट से। देखो तो हम यहां से क्या कहना चाह रहे हैं भाई, लाइक दिस, इस हिसाब से हम लोग चलना चाह रहे हैं। तो देखो कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं, तो एक तरीका तो ये है कि हम किसी तरीके से इसको ट्रू कर लें और इसको फॉल्स कर लें। अगर किसी भी तरीके से मैं इसको ट्रू और इसको फॉल्स करेगा तो मैं वही बोल दूंगा कि ये फॉर्मूला हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, वैसे हमें इस टाइप की चेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि वही बात है, मैंने आपको बताया कुछ याद नहीं करना हमें, है ना। अगर आप याद नहीं कर रहे तो फिर डायरेक्टली ये चीज आ गई तो फिर हम चेकिंग नहीं कर पाएंगे, फंस जाएंगे हम। इसलिए फिर हर एक तरीके से मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, ठीक है। चलो ठीक है, डायरेक्टली अगर ये फॉर्मूला आया तो हम अप्रोच कैसे करेंगे भाई, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इंप्लाइज क्यू एक्स को हम ऐसे खोल लेंगे, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इंप्लाइज फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स हम इसको ऐसे खोल लेंगे। बस ये खोलना मेन है, अगर आपको ये चीज अच्छे से एक्सपेंड करनी आ गई तो बस आप गेट एग्जाम में क्वेश्चन बहुत जल्दी आराम से अटेम्प्ट कर जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, इसको ट्रू इसको फॉल्स करने की हमें कोशिश करनी है। हाँ जी, कैसे करें भाई इसको ट्रू और इसको फॉल्स? देखो सीधी सी बात है, पहली बात तो ये समझो, आपको इसको फॉल्स करना है ना, इसको फॉल्स करना है तो दोनों में से किसी एक को फॉल्स हमें करना पड़ेगा, है ना। दोनों को भी फॉल्स कर सकते हैं, बट वही बात है, दोनों को फॉल्स कर देंगे तो फिर इसको ट्रू आने की प्रोबेबिलिटी हमारी थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना। तो मैं किसी एक को ट्रू करता हूँ, किसी एक को फॉल्स करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ कि P1 implies Q1 हमारा ये फॉल्स है, ठीक है, और ये हमारा ट्रू है। तो फाइनली हम ट्रू एंड फॉल्स को हम क्या कह देंगे कि ये फॉल्स आ गया। इसको फॉल्स, देखो इसको ट्रू करने के बहुत तरीके हैं, तो इसकी तरफ मैं जाऊंगा नहीं, मैं इसको फॉल्स करने के एक ही तरीका है, मैं उस तरीके पे जाऊंगा। इसको फॉल्स करने का क्या तरीका है भाई, P1 हमारा ट्रू हो, Q1 हमारा फॉल्स हो, ठीक है। अब वही चीज यहां भरो, P1 हमारा ट्रू हो, Q1 हमारा फॉल्स हो, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको हमें ट्रू करना है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रू करने के लिए देखो P1 ट्रू है, Q1 फॉल्स है। अच्छा, तो हम P2 की वैल्यू क्या भरे और Q2 की वैल्यू क्या भरे? देखो एक तरीका मेरे को समझ में आ रहा है कि आप P2 को फॉल्स भर लो। अगर आपने P2 को फॉल्स भर लिया ना, तो ट्रू एंड फॉल्स विल बी व्हाट, फॉल्स। और ये चीज फॉल्स होगी तो फिर ये चीज तो फिर अपने आप से, चाहे ट्रू और फॉल्स, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद आ रहा है ना, देखो भाई P implies Q में अगर ये फॉल्स है तो Q ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, और हमारा P implies Q ट्रू चलता रहता था। आपको याद आ रहा होगा, ये सब चीजें मैं बहुत बार इंप्लीकेशन में आपको बता चुका हूँ। हाँ जी, तो P2 को मैंने फॉल्स मान लिया, तो अब Q2 को आपकी मर्जी है, ट्रू मानो या फॉल्स मानो, मैं ट्रू मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी भर लो भाई, देखो P2 को हमने फॉल्स बोला है, Q2 को हमने ट्रू बोला है, तो फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, ऑब्वियसली ट्रू होता है, तो ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, फाइनली ये हमारा फॉल्स आ गया। और अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, P1 एंड P2 था तो P1 ट्रू मान लिया, Q2 P2 फॉल्स मान लिया, तो ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स इंप्लाइज Q1 एंड Q2, तो फॉल्स एंड ट्रू इज व्हाट, फॉल्स। तो फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स क्या होता है भाई, एक्चुअली में ट्रू होता है। याद आ रहा होगा ना आपको, P इंप्लाइज Q में
P फॉल्स हो और Q फॉल्स हो तो पक्की बात है हमारा फॉल्स ही आता था, है ना। हम ये चीज बहुत बार देख चुके थे, मैं ज्यादा इसको खींचता नहीं हूँ। हाँ जी, तो फाइनली मैंने इसको ट्रू कर दिया, इसको फॉल्स कर दिया, बस वही मैं फंस गया। तो फाइनली ये चीज फॉल्स हो गई। ठीक है, तो आप देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी आप एग्जाम में करेंगे। अभी आपको शायद थोड़ी सी माइंड पे टेंशन आ रही होगी, लग रहा होगा कि मैं इतनी जल्दी जल्दी चीजों को कैसे सोच रहा हूँ। आप भी सोच पाएंगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है 1% की भी। देखो सीधी सी बात है, इसको ट्रू करना था और इसको फॉल्स करना था। इंप्लीकेशन में फॉल्स करना ज्यादा आसान है ट्रू करने की बजाय। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज माइंड में रखनी है, P इंप्लाइज Q में देखो P Q फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, है ना। तो ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, है ना। सिर्फ एक जगह पे फॉल्स है, बाकी हर जगह ये ट्रू चलता है। तो इंप्लीकेशन को ट्रू प्रूव करने में हमें बहुत सारे केसेस को लेना पड़ जाता है, बट फॉल्स करने के लिए सिर्फ एक ही केस होता है। तो इसलिए मैं फॉल्स की तरफ ज्यादा जल्दी भागा, ना कि ट्रू की तरफ। मेरी अप्रोच समझ रहे हो? क्योंकि मेरे को इसको ट्रू करना था, इसको फॉल्स करना था, तो मैं फॉल्स की तरफ ज्यादा जल्दी भाग रहा हूं बजाय ट्रू करने के। क्यों? क्योंकि फॉल्स करने का मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका होता है। हाँ जी, इसको फॉल्स करना था तो या तो इसको फॉल्स करूं या इसको फॉल्स करूं, है ना। तो इस चक्कर में मैंने क्या करा, मैं मान लिया इसको फॉल्स, दोनों को भी फॉल्स कर सकता था, पर दोनों को फॉल्स करते तो शायद फिर ये भी फॉल्स आ सकता था, वो शायद हमें थोड़ी दिक्कत ना कर दे। इसलिए मिनिमम से मिनिमम हमें काम करना होता है, इसलिए मैंने मिनिमम काम करा, मैंने इसको फॉल्स कर दिया, इसको ट्रू कर दिया। जैसे ही मैंने इसको फॉल्स करा, इसको फॉल्स करने का फिर वही बात, एक ही तरीका होगा, क्या? ये ट्रू और ये फॉल्स। बस जैसे ही मैंने इसको ट्रू इसको फॉल्स करा, इमीडिएटली मैंने यहाँ उठा के वैल्यू भर ली P1 और Q1 की, कि P1 ट्रू हो और Q1 फॉल्स हो। ठीक है, अब P2 और Q2 हमारा डिसाइड करना रह गया था कि क्या हो सकता था। अब देखो ये ट्रू आ चुका है और ये फॉल्स आ चुका है। तो अब ये ट्रू आया है, तो अगर मैंने इसको भी ट्रू कर देता, अगर मैं P2 को भी ट्रू ले लेता, तो फिर ट्रू एंड ट्रू ट्रू, तो ये ट्रू होता और इसको तो फॉल्स आना ही था। क्यों? क्योंकि ये फॉल्स आ चुका था। एंड है ना ये बात, एंड है। अगर ये एक फॉल्स आ चुका है तो ये चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, हमारा फाइनली आंसर तो फॉल्स ही आना था। अगर मैं P2 को बाय चांस ट्रू ले लेता तो फिर ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, फिर मैं यहाँ फंस जाता, ये फॉल्स हो जाता। लेकिन मेरे को उसको ट्रू करना था, तो इसको ट्रू करने के चक्कर में मेरी मजबूरी बनती है कि मैं P2 को फॉल्स ही भरूं, मैं P1 को ट्रू नहीं भर सकता, सॉरी P2 को मैं ट्रू नहीं भर सकता, P2 को मेरे को फॉल्स ही भरना पड़ेगा। हाँ जी, तो जैसे मैंने इसको फॉल्स भरा, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा Q2 को मैं चाहे ट्रू भरूं चाहे फॉल्स भरूं, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स। क्योंकि अगर इंप्लीकेशन में एक फॉल्स आ गया तो फिर दूसरे को हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधा ट्रू बोल सकते थे। इसलिए मैंने फॉल्स इंप्लाइज, तो इसको हमने बाय चांस मान लिया ट्रू है, अब फॉल्स भी मान सकते थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, तो हमने इसको ट्रू मान लिया, तो फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, तो फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, ये चीज ट्रू होती है, तो फाइनली ये ट्रू आ गया और ये फॉल्स आ गया, मैं वहीं फंस गया। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत सिंपल वे से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, और मैंने आपको अपनी अप्रोच भी समझाई कि मैंने किस हद से सोचा। अगर एक बात मैं बेसिक बताता हूँ, अगर आप टीचर की अप्रोच पकड़ गए ना, वो कैसे सोच रहा है, उसका दिमाग आप समझ गए कि वो किस टाइप से थिंकिंग करता है, तो आप समझ लो आपका माइंड एकदम शार्प हो गया। जैसा टीचर काम करेगा वैसा आप भी काम कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी सोच को पकड़ो आप। अगर मेरी सोच को पकड़ गए तो आपके क्वेश्चन आराम से सॉल्व होंगे, आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरी सोच को पकड़ के तो जैसे मैं सोचता हूँ, जैसे मैं अप्रोच करता हूँ क्वेश्चन को, वैसे ही आप अप्रोच करेंगे, आपके आराम से क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। ठीक, चलिए ठीक है, दैट्स इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब देयर एग्जिस्ट की बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, देयर एग्जिस्ट के साथ इंप्लीकेशन की हमें अब बात करनी है, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं देयर एग्जिस्ट। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट पी एक्स इंप्लाइज क्यू एक्स। पहले तो वही बात है, हम इक्विवेलेंस देखेंगे। इक्विवेलेंस आ गई तो हमारी बात वहीं खत्म हो जाएगी। बट अगर इक्विवेलेंस नहीं आई तो फिर मेरे को डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, कौन सा चलता है और कौन सा नहीं चलता है। ठीक है, चलिए अब देखो फटाफट मैं इसको रबी कर लेता हूँ, दोबारा से लिख लेता हूँ क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा ज्यादा। हाँ जी, इक्विवेलेंस के लिए वही बात है, दो मान लेंगे, P1 एंड P2 मान लेते हैं। तो P1 इंप्लाइज Q1 और P2 इंप्लाइज Q2। क्या ये इक्विवेलेंट है? P1 और P2 इंप्लाइज Q1 और Q2 के। हाँ जी, मुझे बताओ भाई, क्या दोनों इक्विवेलेंट नजर आ रहे हैं आपको? वैसे तो देखते समझ में आना चाहिए इक्विवेलेंट नहीं है, पर फिर भी कोई बात नहीं, मैं बुलियन अलजेब्रा में आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, आपको फटाफट से इंट्यूशन से आंसर आ जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी आ जाएंगे। देखो भाई, P1 बार प्लस में Q1 प्लस में P2 बार प्लस में Q2। ठीक है, क्या ये इक्विवेलेंट है? P1 प्लस P2 का बार प्लस में Q1 प्लस में Q2। ऑब्वियसली बिल्कुल बराबर नहीं है भाई। देखो ये क्या है भाई, P1 बार प्लस में P2 बार प्लस में Q1 प्लस में Q2, ये आ रहा है। क्या ये इक्विवेलेंट है इस चीज के? P, ये इसको वो कर लो, चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन, डिमॉर्गन लगा लो, P1 बार P2 बार प्लस में Q1 प्लस में Q2। हाँ जी, ये दोनों तो इक्विवेलेंट आपको देखते समझ में आ रहा है, नहीं है इक्विवेलेंट, हमारी बात नहीं बनेगी, तो हम इक्विवेलेंस तो नहीं कर सकते। फिर वही बात आएगी, एक डायरेक्शन में हमें देखना पड़ेगा कौन सा चलता है कौन सा नहीं चलता है। अब फटाफट से हम वो चेकिंग करते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा रहा हूं। हाँ जी, पहले तो ये डायरेक्शन देखते हैं भाई, ये चीज चलेगी कि नहीं चलेगी, तो इसका मतलब हमें ये चीज देखनी पड़ेगी। तो वही चीज है, अगर मैं किसी तरीके से इसको ट्रू और इसको फॉल्स कर गया, तो मैं वही बोल दूंगा कि हाँ जी भाई ये फॉर्मूला हमारा गलत है।
ठीक है, ओके। तो कोशिश करते हैं इस चीज को करने की। हाँ जी, इसको ट्रू करना, इसको फॉल्स करना। तो फिर वही बात है, ये फॉल्स करना आसान है, इसको ट्रू करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ट्रू करने के इम्प्लीकेशन में ट्रू करने के बहुत तरीके होते हैं, फॉल्स करने का सिर्फ एक ही तरीका है। इसको फॉल्स करने की कोशिश करो भाई। इसको फॉल्स करने के लिए हम क्या कहेंगे कि ये चीज ट्रू हो और ये चीज फॉल्स हो, है ना, तभी हम कहेंगे कि ये चीज फॉल्स आएगी। अच्छा, अब ये ट्रू हो ये फॉल्स हो। अच्छा, इसको फॉल्स करने का देखो, इसको ट्रू करने के बहुत तरीके आप समझ रहे हो ना। इसको ट्रू करने के लिए तो हम P1 को ट्रू मान लें या P2 को ट्रू मान लें, दोनों को ट्रू मान लें। लेकिन इसको फॉल्स करने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या? Q1 और Q2 दोनों को फॉल्स मानना पड़ेगा, है ना। तो अब आप फटाफट से वैल्यूज भरते जाओ। देखो भाई, ये Q1 हमारा फॉल्स है, Q2 हमारा फॉल्स है। तो Q1 हमारा फॉल्स है, Q2 हमारा फॉल्स है। बस लगभग मेरा काम हो ही चुका है, मेरे को अब समझ में आ रहा है फटाफट से। अच्छा जी, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो हमने यहाँ फॉल्स भर लिए। अब इसको ट्रू करना है। अब इसको ट्रू करने का तरीका या तो दोनों को ट्रू मान लो, पर वही बात है, मैं कहता हूँ कम से कम काम करो, तो दोनों में से किसी एक को ट्रू मान लो, किसी को फॉल्स मान लो। तो मैं क्या करता हूँ भाई, P1 को मान लेता हूँ ट्रू और P2 को मान लेता हूँ फॉल्स। ठीक है, अच्छा जी, तो अगर मैंने इस हिसाब से माना तो P1 को क्या बोलूंगा भाई, ट्रू, और P2 को मैं क्या मानूंगा भाई, फॉल्स, है ना। अब देखो भाई, P1 ट्रू है, Q1 फॉल्स है, तो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, दिस थिंग इज फॉल्स। P2 फॉल्स है, Q2 फॉल्स है, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, दिस इज ट्रू। तो ट्रू और फॉल्स इज नथिंग बट ट्रू। ये ट्रू आ गया, और ये मैंने अभी आपको फॉल्स बना के दिखाया है, मैं वहीं फंस गया, तो इसका मतलब इंप्लीकेशन हमारा गलत हो गया। अप्रोच समझ में आई कितनी जल्दी और कितने आराम से मैंने अप्रोच करके दिखाया। बस इसी टाइप से आपको एग्जाम में अप्रोच करके देखना है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज गलत होगी, तो अब हम ये चीज भी देखते हैं, क्या ये चीज ठीक होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अब वही बात है, मैं एकदम इमीडिएटली नहीं कह सकता कि ये चीज ठीक होगी, क्योंकि देखो इंप्लीकेशन अगर फॉल्स आई है, देखो ऐसे समझो, इंप्लीकेशन अगर ट्रू आ जाती तो ये चीज भी ट्रू होती और ये चीज भी ट्रू होती, समझ रहे हो। बट अगर इंप्लीकेशन हमारी फॉल्स आ गई है, तो फिर मैं नहीं कह सकता कि ये चीज ठीक होगी ये चीज ठीक होगी, मेरे को देखना पड़ेगा एक एक करके। तो अभी हमने एक चीज देख ली है, हाँ मैं ऐसे बोलता हूँ, चलो देखो मैं इस चीज को समझाता हूँ। इंप्लीकेशन अगर फॉल्स आ गई है, अगर मेरी ये चीज ट्रू आ गई, तो ये वाली तरफ तो फॉल्स आनी ही आनी है, 100% ठीक है ये बात। क्यों? ये ट्रू आ गई और ये भी अगर ट्रू आ गई, तो फिर ये चीज तो ट्रू हो जाती है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ से भी चलता है फॉर्मूला, इस तरफ से भी चलता है, तो फिर तो इक्विवेलेंस वाली बात होगी ना, तो फिर इस चीज को तो ट्रू होना चाहिए था, तो ये चीज तो ट्रू है नहीं, तो हमने फॉल्स मानी हुई है। तो हमने अभी देखा था कि डबल इंप्लीकेशन फॉल्स आया था। अच्छा जी, अब एक डायरेक्शन अगर ट्रू आती तो दूसरी डायरेक्शन हम फॉल्स बोल सकते थे, बट अगर ये डायरेक्शन हमारी फॉल्स आई है, तो मैं इस डायरेक्शन को ट्रू नहीं बोल सकता। ये बड़ा माइन्यूट और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज कोशिश करो समझने की। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखो, अगर डबल इंप्लीकेशन हमारा फॉल्स है, अगर ये वाली तरफ हमारी ट्रू आ गई, तो इसको फॉल्स आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर ये चीज भी ट्रू आ जाती तो दोनों ही ट्रू होते, तो फिर ये हमारा ट्रू होना चाहिए था, बट मैंने इसको फॉल्स माना हुआ है। बट अगर हमारा ये चीज फॉल्स आ गई, तो मैं इस चीज को ट्रू कैसे बोल दूं भाई? डबल इंप्लीकेशन हमारा फॉल्स आया है, तो दोनों में से जरूरी नहीं है ना कि दोनों में से कोई एक ट्रू होगा कोई एक फॉल्स होगा, दोनों भी तो फॉल्स हो सकते थे। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मेरे पास अभी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंट्स थोड़े माइन्यूट है, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है टेक्निकली मैं बहुत ज्यादा जा रहा हूँ। समझ आ रही थी तो ठीक है, ये बात नहीं आ रही थी तो छोड़ दो इसको, ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं, छोड़ो उसको। चलो ठीक है, अब हम ये एक डायरेक्शन हम लोग देख चुके हैं, ये वाली डायरेक्शन। अब हमें देखना है इस डायरेक्शन में क्या ये चीज होगा या नहीं होगा, मतलब क्या ये डायरेक्शन चलेगा, मतलब इन द सेंस अब हम इसको चेकिंग करेंगे। ठीक है, अब वही बात आएगी, इसको ट्रू करो और इसको फॉल्स करो। अगर किसी तरीके से इसको ट्रू और इसको फॉल्स कर गया, तो फिर मैं बोल दूंगा कि हम वहीं फंस जाएंगे, है ना। तो मैं इसको हटा लेता हूँ फटाफट से, ताकि हमें लिखने में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, हाँ, ओके, अब करो भाई स्टार्ट। हाँ जी, तो इस डायरेक्शन में देखना है, तो क्या कहूंगा भाई, इसको ट्रू करूं और इसको फॉल्स करूं, किसी तरीके से अगर कर गया तो मैं बोल दूंगा कि भाई हम फंस गए, है ना। ओके, और नहीं कर पाए तो मैं बोल दूंगा कि ठीक है भाई, फॉर्मूला हमारा वैलिड है। ओके, चलो देखो भाई, इसको ट्रू करना है इसको फॉल्स करना है, तो वही बात आएगी, इसको फॉल्स करना है ये आसान है, इसको ट्रू करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इंप्लीकेशन है। हाँ जी, ये इसको फॉल्स करना आसान है, फॉल्स कैसे करेंगे भाई, और है ना, तो दोनों को ही मुझे फॉल्स करना पड़ेगा। अब ये तो बहुत ही आसान काम है, दोनों को फॉल्स करना है, इसका मतलब एक ही तरीका है, इसको ट्रू इसको फॉल्स, इसको ट्रू
इसको फॉल्स, तभी ये फॉल्स आएगा, और कोई तरीका नहीं है फॉल्स आने का, क्योंकि फिर दोनों ही फॉल्स में एक ट्रू हो गया या दोनों ही ट्रू होगा तो फिर बाकी बात ऐसी ट्रू आ जाएगी, है ना। तो हमें इसको फॉल्स करना था, तो इसलिए दोनों को ही हमें फॉल्स करना पड़ेगा। दोनों को फॉल्स करने के लिए हमने वैल्यूज भर ली, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब यही वैल्यूज इसमें भर के देखो। हाँ जी, P1 क्या है भाई, ट्रू। P2 क्या है भाई, ट्रू। Q1 क्या है भाई, फॉल्स। और Q2 क्या है भाई, फॉल्स। तो ट्रू और ट्रू इज ट्रू, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, तो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, दैट इज फॉल्स। तो देख रहे हो, ये ट्रू नहीं आ पा रहा, इस ये फॉल्स ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये फॉल्स होगा तो ये भी फॉल्स ही होगा। तो इसका मतलब अगर ये ट्रू होगा तो फिर ये भी ट्रू ही होगा। दैट मीन्स व्हाट, ये तरफ एकदम परफेक्टली वैलिड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये उल्टा चल रहा है, देख रहे हो ना, फॉर ऑल के साथ इंप्लीकेशन ऐसे चल रहा था, तो देयर ऐसे के साथ इंप्लीकेशन ऐसे चल रहा है। समझ रहे हो? ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। साथ साथ हमने समरी भी आपको दे दी है। तो टोटल अब मैं यहाँ पे आपको बताऊं, 1 2 3 4 5 6 6 है ना, तो 6 इंटू 2 12, टोटल 12 फॉर्मुलेस हमारे बनते हैं। 12 में से कितने समझ में आएगा, 12 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो फॉर ऑल के साथ एंड इस तरफ भी चलेगा और इस तरफ भी चलेगा, दोनों क्वेश्चन बनते हैं ना। ऐसी देर से के साथ इस तरफ भी इस तरफ भी, और बाय चांस हम देख रहे हैं कि दोनों ट्रू हैं क्योंकि इक्विवेलेंस थे, है ना। और तो बाकी ये सब एक एक तरफ है। तो टोटल 12 क्वेश्चन बनते हैं। 12 में से देख लो भाई, यहाँ पे दो, ये दो, 4 5 6 7 8, तो टोटल 12 में से 8 ट्रू आ रहे हैं और 4 हमारे फॉल्स आ रहे हैं। तो 4 कौन कौन से फॉल्स आ रहे हैं आप समझ पा रहे हो, फॉर ऑल के साथ और इस तरफ चल रहा है तो ये तरफ फॉल्स है, देयर इज साथ एंड इस तरफ चल रहा है तो ये फॉल्स है, फॉर ऑल के साथ इंप्लीकेशन इस तरफ चल रहा है तो ये वाला फॉल्स है ना। ऐसे देयर इज के साथ इंप्लीकेशन इस तरफ चल रहा है तो ये वाला फॉल्स है। तो टोटल 4 फॉल्स आ रहे हैं और 8 ट्रू आ रहे हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये चीजें आपको अच्छे से माइंड में रखनी है। और वही बात है, एग्जाम में कर करके देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, याद करोगे तो आज याद करोगे, फिर कल भूल जाओगे, कोई तरीका नहीं है इस चीज का। ठीक है, अच्छा अब एक मैं आपको और दिखाता हूं। अभी तक हम लोगों ने क्या लिया है कि px qx, मतलब ऐसे ले थे ना दोनों ही हम लोग, जो भी प्रोपोजिशन ले रहे थे, प्रोपोजिशन फंक्शन ले रहे थे, वो x के ही ले रहे थे। तो एक प्रोपोजिशन फंक्शन में x का ले लेता हूं और दूसरा मैं ऐसी कोई आर्बिट्रेरी प्रोपोजिशन मान लेता हूं जैसे q। ठीक है, तो अब यही सारा कुछ फटाफट से हम चेकिंग करेंगे। ठीक है, चलो देखो मैं इसकी चेकिंग कराता हूँ, बहुत आसान है ये तो, बहुत जल्दी और बहुत इजीली हो जाएगी, 2 मिनट की बात है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, जो मेन टफ काम था, जो मेजर काम था, जो मोटा मोटा काम था, वो हम खत्म कर चुके हैं। देखो भाई, फॉर ऑल के साथ एंड की चेकिंग करेंगे हम। क्या कहेंगे भाई, फॉर ऑल एक्स पी एक्स एंड क्यू, क्या ये इक्विवेलेंट है फॉर ऑल एक्स पी एक्स एंड क्यू के। समझ में आया मैंने क्या कहा है, देखो फॉर ऑल एक्स पी एक्स एंड क्यू। ये क्यू क्या है भाई, क्यू कोई ऑर्डिनरी प्रपोजिशन है हमारे पास, या फिर कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हमारा एक्स नहीं आता। ठीक है, मतलब एक्स से ये अलग फॉर्मूला है। तो ये कुछ क्यू ऐसा भी कुछ हो सकता था, फॉर ऑल वाई पी वाई, या फॉर ऑल, सॉरी, फॉर ऑल वाई क्यू वाई, कुछ ऐसा था, कुछ भी फॉर्मूला ऐसा था, मतलब जहां पे एक्स नहीं आता। तो हम इसको क्यू को एज इट इज क्यू ही मान के चलेंगे, ये बात याद रखना। ठीक है, तो हमें चेकिंग क्या करना है भाई, फॉर ऑल के साथ एंड की चेकिंग कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो पी एक्स एंड क्यू, क्या ये इक्विवेलेंट होगा फॉर ऑल एक्स पी एक्स एंड क्यू के। अगर इक्विवेलेंट आएगा तो फिर डायरेक्शन हमें देखनी नहीं, तो हम बोलेंगे कि दोनों डायरेक्शन में ही चल जाएगा, है ना। दो क्वेश्चन हमारे ही सॉल्व हो जाएंगे। फटाफट से चेकिंग करते हैं भाई। देखो भाई, इसको आप कैसे एक्सपेंड करोगे, तो इसकी एक्सपेंशन बस मेन चीज है, P1 एंड Q एंड P2 एंड Q। समझ में आ रहा है ना, वही चीज है, दो दो वैल्यूज ले लो, अपने आप से हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं Q Q क्यों भर रहा हूँ दोनों जगह, क्योंकि आप समझ पा रहे होगे Q इज इंडिपेंडेंट ऑफ X, तो फिर मैं ऐसे Q1 और Q2 तो नहीं मान सकता ना। Q1 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, Q1 का मतलब हो जाएगा QX1, और Q2 का मतलब क्या हो जाएगा QX2। तो X1 X2 तो है ही नहीं, ये तो X पे डिपेंडेंट ही नहीं है, इस X नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं है Q के अंदर। तो हमें फाइनली सिंपली Q ही मान के चलना पड़ेगा इसको। ठीक है, ओके, तो हमने ये लिख लिया। एक्सपेंशन बस मेन चीज है, एक्सपेंशन होगी तो लगभग सारे क्वेश्चन हमारे इमीडिएटली लगभग सॉल्व हो ही जाते हैं। ये क्या कहेगा भाई, P1 एंड P2 एंड Q। समझ गए ना, हमने दो ही वैल्यू लिए, तो P1 एंड P2 एंड Q। ओके, तो फॉर ऑल एक्स पी एक्स को हमने सॉल्व कर लिया ऐसे, P1 एंड Q2, P1 एंड P2 और साथ में एंड Q ऐसे चीज लिख लिया। हाँ जी, अब इसको रीअरेंज आप आराम से कर सकते हैं भाई। देखो बुलियन जबरन से सॉल्व कर लो फटाफट से। P1 Q P2 Q, क्या ये इक्विवेलेंट है P1 P2 Q के? हाँ जी बिल्कुल है भाई, P1 P2 Q इज इक्विवेलेंट टू P1 P2 Q, है ना। Q एंड Q इज Q ओनली। ठीक है, तो बस ये दोनों इक्विवेलेंट आ गए, हमारा काम ही खत्म। तो ये चीज ठीक है। ठीक है, ये इक्विवेलेंट आ गया। अच्छा जी, देयर एक्सिस्ट के साथ और की चेकिंग करो फटाफट से। तो देयर एक्सिस्ट x px और q, देयर एक्सिस्ट x px और q। ठीक है,
एक्सपेंड करो, जल्दी जल्दी हमारा आंसर आता जाएगा, बहुत जल्दी, बहुत आसान है भाई, ये कुछ भी नहीं है। हाँ जी, क्या कहेंगे भाई, P1 और Q और P2 और Q, क्या ये इक्विवेलेंट है P1 और P2 और Q के? सर ये क्या कर दिया भाई, हाँ, वेर इज एक्स पी एक्स और क्यू। हाँ, बताओ भाई, P1 और Q और P2 और Q, क्या ये इक्विवेलेंट है P1 और P2 और Q के? बताओ भाई, बहुत सिंपल है भाई, सीधा है भाई, क्या है, P1 प्लस क्यू प्लस में P2 प्लस क्यू, क्या ये इक्विवेलेंट है P1 प्लस P2 प्लस क्यू के? हाँ बिल्कुल नजर आ रहा है, Q1 प्लस क्यू, Q प्लस क्यू इज नथिंग बट क्यू ओनली, तो सीधा सीधा हमारे पास बन के आ जाएगा P1 प्लस P2 प्लस क्यू इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस क्यू। ठीक है, तो ये चीज भी एकदम ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्या था भाई, फॉर ऑल के साथ और, फॉर ऑल एक्स दिस, फॉर ऑल एक्स दिस, क्या ये इक्विवेलेंट है? तो इक्विवेलेंट तो हमें बहुत जल्दी चेकिंग करते हैं, क्या करते हैं भाई, P1 और Q एंड P2 और Q, समझ रहे हो ना, एंड क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि फॉर ऑल था। क्या ये इक्विवेलेंट है P1 एंड P2 और Q के? बुलेन जब में करके देखो, फटाफट से आंसर आ जाएगा, P1 प्लस Q डॉट P2 प्लस Q, समझ में आ रहा है ना, एक्सपेंड कैसे कर रहे हैं, प्लीज, एक्सपेंशन मेन चीज है भाई, एक्सपेंशन होगी तो लगभग हमारा काम वही खत्म हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है, P1 P2 प्लस Q। हाँ जी, ये तो समझ में आ रहा होगा, देखते ही पूल एंड जेब्रा में आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो समझ में आ रहा होगा, ये वही है, रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में लगा लो तो आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा भाई, P1 डॉट P2 प्लस Q, क्योंकि आप इसको खोलो भाई, P1 प्लस Q डॉट P2 प्लस Q, ये वही बन के आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो दोनों इक्विवेलेंट है, तो बस ठीक है बात, ये भी इक्विवेलेंट हो गया। खास बात देख रहे हो, ये एक डायरेक्शन में चला था ना, अब दोनों डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, चलिए अगला फटाफट से अगला प्रूफ देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट प्रूफ क्या होगा भाई, देयर एग्जिस्ट के साथ एंड, देयर एग्जिस्ट एंड, हाँ जी, देयर एग्जिस्ट एंड, तो P1 एंड Q और P2 एंड Q, क्या ये इक्विवेलेंट है P1 और P2 एंड Q के? देखो फटाफट से, P1 Q प्लस में P2 Q, क्या ये इक्विवेलेंट है P1 प्लस P2 डॉट Q के? देखते समझ में आ रहा है, बिल्कुल है भाई, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, P1 Q प्लस P2 Q, यही तो बन के आ रहा है, इक्विवेलेंट है, तो ये भी इक्विवेलेंट आ गया, देख रहे हो। तो जब हम एक अलग टाइप से फंक्शन मान लेते हैं, मतलब कोई अलग ही प्रोपोजिशन मान लेते हैं, देखो दोनों ही अगर x के होते थे, मतलब px और qx, तो फिर हमने देखा था कि कौन कौन सा कैसे चला था, हमने 12 में से 8 ट्रू माने थे, तो अभी हमारे पास ये सारे के सारे लगभग ट्रू आते जा रहे हैं। ठीक है, चारों ट्रू आ गए, अब इनकी चेकिंग करते हैं हम लोग, इम्प्लीकेशन की। ओके, तो हम क्या कहेंगे, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इम्प्लाइज क्यू, क्या ये इक्विवेलेंट है फॉर ऑल एक्स पी एक्स इम्प्लाइज क्यू के? अगर आ गया तो बस हमारा काम यहाँ पे भी आधा हो जाएगा, नहीं तो फिर हमें चेकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आधा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि फिर ये दोनों तरफ हो जाएंगे ना, हमारा काम ही खत्म हो जाएगा। चलो फटाफट से देखते हैं, चलो कोई नहीं। अच्छा, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इम्प्लाइज क्यू, हाँ जी, P1 इम्प्लाइज क्यू एंड P2 इम्प्लाइज क्यू, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स था ना, तो P1 इम्प्लाइज क्यू एंड P2 इम्प्लाइज क्यू, क्या ये इक्विवेलेंट है P1 एंड P2 इम्प्लाइज क्यू के? बताओ भाई, क्या है, दोनों इक्विवेलेंट है? नहीं है इक्विवेलेंट। प्रैक्टिस अच्छी होगी तो देखते समझ में आ रहा है, मेरे को तो देखते समझ में आ रहा है कि इक्विवेलेंट नहीं है, बट नहीं समझ आ रहा तो बोलने, जब मैं कन्वर्ट करके देख लो, आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा। हाँ जी, करो भाई, P1 बार प्लस क्यू डॉट P2 बार प्लस क्यू, क्या ये इक्विवेलेंट है P1 P2 बार प्लस क्यू के? देखो भाई, ये कहाँ से आपको नजर आ रहा है ये सेम आएंगे? ये सेम नहीं आएंगे, क्योंकि मैं इसको खोलता रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, P1 बार P2 बार प्लस क्यू बन के आएगा, समझ रहे हो ना, P1 प्लस P1 बार प्लस क्यू डॉट P2 बार प्लस क्यू, ये था, इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के देखो, ये बन के आएगा, तो मैंने रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के सीधा बना दिया। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है? कहाँ से इक्विवेलेंट है भाई, ये पूरे पे बार है भाई, ये आधे आधे पे बार है, ये भी जल्दबाजी में गलती हो जाएगी आपसे गेट में, तो ध्यान रखना है आपको, ये ऐसे है, ये बार ऐसे है, और ये पूरे पे बार है, तो ऑब्वियसली सेम नहीं है, ये तो ये चीज तो हमारी गलत हो गई, तो फिर वही बात आएगी, कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है हमें देखना पड़ेगा। तो फटाफट से देखते हैं। तो काम हमारा क्या होता था भाई, आपको याद आ रहा होगा, क्या करते थे हम लोग,
ऐसे पहले इस तरह की चेकिंग करते हैं, ठीक है। ओके, तो बताओ भाई P1 इम्प्लाइज Q, P2 इम्प्लाइज Q से क्या ये चीज आएगी? मतलब इसको ट्रू और इसको फॉल्स हमें करना है, वही बात आएगी। इसको फॉल्स करना आसान है, इसको ट्रू करने में हमें बहुत सारे मेथड लगाने पड़ेंगे। इसको फॉल्स कैसे करेंगे भाई? P1 एंड P2 इम्प्लाइज Q है, तो इस पार्ट को ट्रू मानना पड़ेगा। मैं बोलता हूं इसको ट्रू और इसको फॉल्स, तब हम कहेंगे कि ये फॉल्स है। इसको ट्रू मानने का एक ही तरीका है कि P1 को भी ट्रू मानो, P2 को भी ट्रू मानो, और Q को हमें फॉल्स मानना पड़ेगा। हाँ जी, मानो भाई, P1 को ट्रू, Q को फॉल्स, P2 को ट्रू, Q को फॉल्स। तो अब अगर इसको फॉल्स मानना है तो हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका था, ये वाला, और तो कोई वे आउट है नहीं, है ना। तो अब यही वे हमने यहाँ पे भर दिया। यहाँ भरते ही बोलो भाई P1 इम्प्लाइज Q, तो ये फॉल्स और ये भी फॉल्स, तो फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स ओनली। तो मतलब ये ट्रू हो ही नहीं रहा, मतलब इनडायरेक्टली जब ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स हो रहा है, मतलब हम इसको ट्रू इसको फॉल्स नहीं कर पा रहे। दैट मीन्स दिस फॉर्मूला इज वैलिड। तो इसका मतलब फॉर ऑल के साथ इम्प्लीकेशन ऐसे ही चल रहा है, जैसे Px Qx में चलता था, तो ऐसे ही अगर हम Q मान के चलते हैं तो ऐसे ही चल रहा है। तो ऑब्वियसली अगर इस तरफ चल गया तो इस तरफ तो नहीं चलेगा, क्योंकि इस तरफ भी चल जाता तो फिर हम इम्प्लीकेशन क्या देते, डबल इम्प्लीकेशन क्या देते, इक्विवेलेंस क्या देते। इक्विवेलेंट हमने अभी देखा है वो नहीं था। फिर भी चेकिंग में करा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला है याद तो हमें रखने नहीं है चीजें, तो हम इस तरह की चेकिंग करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, तो क्या करेंगे भाई, इसको ट्रू करो और इसको फॉल्स करो। अगर मैं इसको ट्रू इसको फॉल्स करेगा तो मैं बोल दूंगा कि भाई मैं फंस गया, हमारा काम नहीं चलेगा। हाँ जी, अब देखो भाई वही बात है, इम्प्लीकेशन है, फॉल्स करना आसान है। कैसे फॉल्स करोगे भाई? इसको फॉल्स करने के लिए दोनों में से किसी एक को फॉल्स कर दो, हमारा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर फॉल्स एंड ट्रू हमारा फॉल्स ही चलता है ना। दोनों को भी फॉल्स कर सकते हैं नो डाउट, बट वही बात है कम से कम काम करना है। तो मैं इसको ट्रू इसको फॉल्स मानता हूं, मतलब इसको मैंने फॉल्स कर लिया। अच्छा, अब सीधी सी बात है भाई, क्यू को मैंने फॉल्स लिया तो यहाँ पे भी क्यू फॉल्स ही रहेगा और यहाँ पे भी क्यू फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। अब हमारी मर्जी है P2 को मैं क्या भरूं। तो अब इसको मेरे को तोड़ना है ना, जोड़ना तो है नहीं, तोड़ना है। तोड़ने के लिए मैं P2 को फॉल्स मान लेता हूं, ठीक है। अगर मैंने P2 को फॉल्स मान लिया तो मैं क्या कहूंगा, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स इज नथिंग बट ये चीज ट्रू है, ये चीज फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स ओनली, ये हमारे पास फॉल्स आया हुआ है। अच्छा जी, अब यहाँ पे वैल्यू भरो भाई। P1 की हमने क्या मानी है, ट्रू, और P2 की हमने क्या मानी है, फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स ओनली, तो फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स इज मतलब ट्रू ओनली, है ना। फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स इज ट्रू, तो ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। मैं एक तरीके से आपको करके दिखा दिया, मैं वहीं फंस गया, मैं बोल दूंगा कि ये गलत है। समझ में आ रहा है? मैंने बोला था ना तोड़ना है, जोड़ना नहीं है। अगर आप ये सोचो, अगर मैं इसको ट्रू मान लेता तो मैं यहाँ पे भी ट्रू मानता ना, P2 को ट्रू मानता, तो ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू ओनली, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज फॉल्स ओनली। तो आप बोल देते कि ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स हो रहा है। ऐसे नहीं करना, हमें जोड़ना नहीं है, हमें किसी तरीके से तोड़ने की कोशिश करनी है। इसलिए मैंने उल्टा सोचा, है ना। इसलिए देखो, ये ट्रू फॉल्स ये ट्रू फॉल्स, तो दोनों ही फॉल्स हो रहे हैं, तो एक हमें फॉल्स करना है इसको, ये एंड था तो जरूरी थोड़ी है कि दोनों को फॉल्स करें, हम एक को ट्रू एक को फॉल्स मानते हैं ना, तभी हमने इस तरीके से सोचा था, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको ट्रू नहीं माना, मैंने जान के इसको फॉल्स माना, ताकि ये चीज ट्रू आ जाए। मिनिमम कम से कम काम करना होता है, ठीक है। ये फॉल्स मानते ही P2 हमारा फॉल्स आया, तो ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स ओनली, तो फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स इज फॉल्स ओनली, तो दैट मीन सॉरी फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स इज ट्रू ओनली। तो ये चीज ट्रू आ गई, ये चीज फॉल्स आ गई, दिस इज पॉसिबल, तो इसलिए ये डायरेक्शन गलत, ठीक। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, अब हम देयर एग्जिस्ट के साथ चेकिंग करते हैं फटाफट से, ठीक है। बस ये लास्ट है हमारा, हम फिर काम खत्म हो जाएगा। तो देयर एग्जिस्ट और यहाँ पे भी देयर एग्जिस्ट। तो पहली बात वही है, डबल इम्प्लीकेशन देखेंगे हम लोग, मतलब इक्विवेलेंस देखेंगे। अगर इक्विवेलेंस आ गया तो फिर हमारा आधा काम हो जाएगा, है ना। ओके, देखो फटाफट से, तो देयर एग्जिस्ट Px इम्प्लाइज Qx है। हाँ जी, तो क्या बोलेंगे भाई, P1 इम्प्लाइज Q और P2 इम्प्लाइज Q, ठीक है। देयर एग्जिस्ट है ना, तो इसलिए हमने और लगा दिया, बस वही बात है। मेन एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन होगी तो लगभग हमारा काम खत्म हो जाता है। हाँ जी, P1 और P2 इम्प्लाइज Q, समझ गए ना। देयर एग्जिस्ट Px था तो P1 और P2, ओके। क्या दोनों इक्विवेलेंट है? देखते समझ में आना चाहिए इक्विवेलेंट नहीं है, प्रैक्टिस ऐसी होगी तो आप देखते ही बता देंगे। तो मेरे को तो देखते समझ में आ रहा है कि इक्विवेलेंट नहीं है। नहीं आ रहा समझ में आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बुलियन अलजेब्रा में कन्वर्ट करके देखो। हाँ जी भाई, P1 बार प्लस Q प्लस में P2 बार प्लस Q, ठीक है। ब्रैकेट बेसिक से हटा दो, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया भाई, P1 प्लस में P1 बार प्लस में P2 बार प्लस में Q। हाँ जी, क्या ये इक्विवेलेंट है? P1 प्लस P2 का बार प्लस Q, देखते समझ में आ रहा है कहां से इक्विवेलेंट नजर आ रहे हैं आपको। सेम नहीं है ये, क्योंकि ये तो P1 बार डॉट P2 बार बन जाएगा और यहाँ पे P1 बार प्लस P2 बार है, तो ठीक है, बात नहीं बन रही हमारी। तो यहाँ से तो हम नहीं कर पा रहे, इस चीज को हटाते हैं, फिर इक्विवेलेंस तो नहीं आया, तो वही बात आएगी भाई, दोनों तरफ से चेकिंग करनी पड़ेगी।
हाँ जी, पहले ये चेकिंग करते हैं, मतलब ये चेकिंग। तो ये इसके लिए हम क्या कहेंगे भाई, इस चीज को ट्रू करो, इस चीज को फॉल्स करो। अगर मैं कर गया तो वही बोल दूंगा कि भाई हमारी बात नहीं बनने वाली। किसी तरीके से इसको ट्रू, इसको फॉल्स करने का हमारे पास तरीके क्या होंगे भाई, एक ही तरीका होगा क्या, P1 को ट्रू मानो, P2 को ट्रू मानो और Q को फॉल्स मानो। सिर्फ एक, क्योंकि मैंने बताया ना इम्प्लीकेशन में फॉल्स करना आसान होता है। हाँ जी, P1 और P2, तो हम क्या कह सकते हैं कि देखो, चलो मैं एक को मानता हूँ, ठीक है, फिर आपको नहीं तो दिक्कत लगेगी। इसको, ये वाला पार्ट ट्रू और ये वाला पार्ट फॉल्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई, P1 इज ट्रू, P2 इज फॉल्स, तो फाइनली दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स। तो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज नथिंग बट फॉल्स, तो हमारे पास ये फॉल्स बैठा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये वैल्यू सारी पुट करके देखो, Q को हमने क्या माना था, फॉल्स, Q को फॉल्स माना था, P1 को ट्रू माना था, P2 को फॉल्स माना था। हाँ जी, तो आप देख लो, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज फॉल्स ओनली, ये चीज फॉल्स, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स इज ट्रू ओनली, तो ट्रू और फॉल्स इज नथिंग बट ट्रू ओनली। तो ये ट्रू आ गया और ये फॉल्स आ गया, अब मैं फंस गया, मैं बोलूंगा ये चीज गलत है। समझ में आ रहा ना, देखो मैंने एक को ट्रू एक को फॉल्स माना था, अगर मैं बाय चांस दोनों को ट्रू मान लेता तो मैं खुद ही फंस जाता। मैं यहाँ पे क्या कहता भाई, ये भी ट्रू है, तो फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स ओनली, तो मैं क्या कहता कि ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है, ये चीज ऐसे नहीं बोलना। मैंने बोला ना, ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है, ऐसे नहीं बोलना, क्योंकि तो जोड़ने वाली बात हो जाएगी। मैंने बोला कि इसको तोड़ने की कोशिश करें, तोड़ने की कोशिश में दोनों मिनिमम काम करो। तो हमें इसको ट्रू करना था, तो एक ट्रू मानो एक फॉल्स मानो, ठीक है। चलो ठीक है, मैं बार बार नहीं बोलता, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ठीक है। नहीं समझ आ रहा तो प्लीज वीडियो रिवाइंड करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये चीज तो हमारी गलत हो गई, तो अब हमें ये चीज देखनी पड़ेगी। तो मैं ये ऐसे नहीं बोल सकता कि ये चीज भी गलत ही होगी या ये चीज ठीक ही होगी, क्योंकि डबल इंप्लीकेशन हमारे फॉल्स आई है ना। तो डबल इंप्लीकेशन अगर हमारी फॉल्स आई है, डबल इंप्लीकेशन अगर हमारी फॉल्स आई है, अगर ये चीज ट्रू होती तो ये फॉल्स होनी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर डबल इंप्लीकेशन हमारी फॉल्स आई है और ये चीज हमारी फॉल्स आ गई, तो मैं इस चीज को ट्रू नहीं बोल सकता भाई, हमें देखना पड़ेगा क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं बोलता, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो इस बात को इग्नोर मारो, ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। अब हम इस टाइप से चेकिंग करेंगे, है ना। तो हमें ये देखना है अब। बताओ भाई, कोई तरीका है इसको ट्रू और इसको फॉल्स करने का। आसान काम क्या है भाई, इसको फॉल्स करना। इसको फॉल्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, दोनों को ही, क्योंकि और है ना, तो दोनों को ही फॉल्स करना पड़ेगा, एक ही तरीका है। तो दोनों को फॉल्स करने के लिए ये ट्रू ये फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स, रादर थोड़ा अच्छा ऐसे बोलना चाहिए था, ये ट्रू ये फॉल्स किया ना, तो क्यू फॉल्स है तो यहाँ क्यू चुपचाप से फॉल्स भर लो, और फिर P2 को हमें ट्रू ही भरना पड़ेगा, और कोई वे आउट हमारे पास बचता नहीं है। तो फाइनली क्या कहेंगे, ये फॉल्स ये फॉल्स, तो फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, तो हमारे पास यहाँ फॉल्स बैठा है। अब इसको ट्रू करने की कोशिश करो, क्या ट्रू हो सकता है, देखो एक ही तरीका था ना इसको करने का, तो यही वैल्यू पहले यहाँ भर के देखो भाई, क्यू फॉल्स है, P ट्रू है और Q भी ट्रू है। ट्रू और ट्रू इज ट्रू ओनली, तो ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो दैट मींस ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, दैट इज नथिंग बट फॉल्स ओनली। तो मैं इसको फॉल्स और इसको ट्रू कर ही नहीं पा रहा, मतलब जब ये फॉल्स है तो ये फॉल्स हो ही रहा है, तो इसका मतलब ये चीज डायरेक्शन एकदम ठीक है, ये डायरेक्शन हमारी नहीं है। तो ये चीज इस हिसाब से चल रही है, जैसे px और qx में चल रहा था ना, इंप्लीकेशन में तो कोई चीज नहीं हुआ। इंप्लीकेशन में px इंप्लाइज qx जब होता था, तो फॉर ऑल के साथ इस टाइप से चलता था, देयर इज इस टाइप से चलता था, और यही चीज हमारे पास बिना इसके भी चल रही है, बिना एक्स के चल रही है। मतलब जब क्यू को हम लोग विदाउट एक्स लेके चल रहे हैं, यू कैन से कोई इंडिपेंडेंट प्रपोजिशन मान के चल रहे हैं, या कोई भी फॉर्मूला हमें को फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक्स इसमें नहीं है, तो और एक्स हो, दोनों ही सेम चल रहे हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, मतलब पी एक्स एंड क्यू एक्स, ये पी एक्स इंप्लाइज क्यू एक्स, है ना। फॉर ऑल के साथ हमने देखा था और देयर एसिस्ट के साथ देखा था, तो जैसा बिहेवियर इसका था ऐसा ही बिहेवियर इसका है, ठीक है। मतलब एक्स लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का बिहेवियर सेम रहता है। बट यहाँ पे बिहेवियर चेंज हो गया, है ना। ये वाला तो एकदम सेम ही चल रहा है, यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे ऐसे था और ऐसे था, बट अब दोनों डायरेक्शन में हमारे पास आ रहा है। तो सिंपल सिंपल सी बात मैं ये कह सकता हूं कि जब हमारे पास क्यू है, क्यू एक्स नहीं है हमारे पास, सिंपली क्यू है, तो टोटल वही बात है, 12 क्वेश्चन बनते हैं। 12 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन हमारे ठीक हैं और 2 क्वेश्चन हमारे गलत हैं, मतलब 2 फॉर्मुलेज हमारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। टोटल 12 फॉर्मुलेज हैं, टोटल 12 फॉर्मुले में से 10 फॉर्मुले चल रहे हैं और 2 फॉर्मुले हमारे नहीं चल रहे हैं। कौन से 2 नहीं चल रहे भाई, ये वाले, मतलब फॉर ऑल के साथ इंप्लीकेशन ऐसे नहीं चल रहा, देयर इज के साथ इंप्लीकेशन ऐसे, ये नहीं चल रहा, ठीक है। थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ओनली क्यू मान के चलें तो थोड़ा सा वो आसान है, क्योंकि लगभग हर जगह ही डबल इंप्लीकेशन हमारे पास आ रहा था, ठीक है। और वहां पे क्या हुआ था, जब हम क्यू एक्स मान के चलते थे, क्यू एक्स मान के चलते थे, तो हमारे पास 8 फॉर्मुलेज ठीक आ रहे थे
और 4 फॉर्मुलेज गलत आ रहे थे, बट यहाँ पे 10 फॉर्मुले ठीक है, 2 फॉर्मुले गलत है। ठीक है, चलिए ठीक है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मैं और ज्यादा नहीं खींचता इस चीज को। अच्छा, एक ना गेट में क्वेश्चन आया हुआ है भाई, गेट 2020 में आया था शायद वो, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखो, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इंप्लाइज क्यू, क्या ये इंप्लाई करेगा देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स इंप्लाइज क्यू? वैसे मैं सॉल्व कराऊंगा अलग से, गेट के क्वेश्चन सारे सॉल्व कराऊंगा, बट आप मुझे बताओ क्या ये इंप्लाई ये कर रहा है, दिस इंप्लाइज दिस और नॉट? फटाफट से वही काम है। देखो क्या करेंगे हम लोग चेकिंग के लिए, ये ट्रू और ये फॉल्स, किसी तरीके से मैं कर गया तो मैं बोल दूंगा कि हाँ जी होगा, मतलब नहीं होगा, अदरवाइज हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अदर हम ऐसे भी कर सकते, चलो करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, इसको खोलेंगे हम लोग पहले। तो खोलने के लिए क्या करेंगे भाई, P1 and P2, sorry, P1 implies Q and P2 implies Q। ये इंप्लाई करेगा क्या, P1 और P2 implies Q को। ठीक है, P1 implies Q and P2 implies Q, ये इंप्लाई करेगा P1 और P2 implies Q। हमें चेकिंग करनी है क्या ये चीज ठीक है या नहीं है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इस चीज को ट्रू करे और इस चीज को फॉल्स करे। अगर मैं किसी तरीके से कर गया तो मैं बोल दूंगा कि ये इंप्लाई नहीं कर रहा, नहीं तो वो कर जाएगा। वही बात है भाई, बहुत आसान है। इसको फॉल्स करने का क्या तरीका है भाई, P1 को ट्रू, P2 को ट्रू और इसको फॉल्स, और कोई वे आउट मेरे पास है नहीं। यहाँ भर के देखो भाई, P1 ट्रू, Q फॉल्स, P2 ट्रू, Q फॉल्स। तो देखो भाई, ये ट्रू ये फॉल्स, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स ओनली। तो अगर ये फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा ही होगा 100%। मैं इसको ट्रू नहीं कर पा रहा, मतलब ये फॉर्मूला ठीक है। ठीक, आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो समझ रहे हो ना, मैंने हर एक के साथ फॉर ऑल और फॉर ऑल हमने भरा था, बट कई बार फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट भी आ सकता है, तो हमें ये सब चीजें अच्छे से आनी चाहिए। ठीक, चलिए ठीक है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, थैंक यू।